थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा एंड देन वी स्टार्ट द सेशन। सभी सर आने वाले हैं, just 2 minutes more and then we start the session. Okay? तब तक पानी anyone? सर आप मुझे बता सकते हैं आपके गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्ते सबको। ओके, सो मैम गेट बंद कर दो प्लीज। आप सभी बच्चे क्लास 8 में अभी? यस सर। दैट्स गुड। सो आज की जो ये प्रेजेंटेशन है, पहली बात तो हमारा ये फर्स्ट इनिशिएटिव है जिसमें मुझे काफी टाइम से लग रहा था कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस बच्चों से शेयर करूं, क्योंकि 8th क्लास 9th क्लास एक ऐसी एज होती है कि आप लोगों के दिमाग में आना शुरू हो जाना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को बनाना शुरू करें, शेप में ढालना शुरू करें। That is the reason, or that is the motto of this presentation. Before I start, I will tell about myself. My name is Rohit, and I am a graduate of IIT Kanpur. I am also the co-founder of iQuest. So, करीब 14 years पहले हमने iQuest start किया था. I was 2 years into the job. मैं 1.5 साल से काम कर रहा था oil field में, and then I quit that and यहाँ पे आया और तब से यहीं पे हैं. So, लेकिन पिछले 30 सालों से मैं घर से बाहर हूँ। मतलब आई वाज 8-9 ईयर ओल्ड जब मैं घर से बाहर चला गया था, उस समय चला गया था, और इतने सालों में मैं बहुत सारे लोगों से मिला और मैंने जिंदगी में बहुत सारी चीजें सीखी।
क्योंकि मैं क्लास 5th में बाहर गया था, तो बाय द टाइम आई वाज इन 8th ऑफ योर एज, मुझे ये सब समझ में आने लग गया था कि यार कुछ काम अच्छा करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और ये पूरी की पूरी मेरी जो लाइफ जर्नी है, जो मैंने सीखा, वो मैं आपको 3 स्टोरीज के टर्म्स में बताऊंगा। So I will be basically telling you 3 stories, and then there will be a lot of takeaways from those stories. All these 3 stories are original stories, real stories, कुछ भी उसमें झूठ या फेक चीज नहीं होगी। So should we start? करें स्टार्ट जी? Yes, sir. Okay, good. पहली स्टोरी है ए फार्मर सन जर्नी टू नेपाल ऑन बाइक। तो ये वैसे मैंने पिक्चराइजेशन करने की कोशिश करी है, लेकिन नेपाल इसके जो माउंटेन होते हैं काफी बड़े होते हैं, बाइक इसके सामने छोटा होता है। तो ये वाली स्टोरी मैं आपको बताता हूँ कि क्या चीज है। आपकी एज में आई नमस्कार नमस्कार। आप बच्चों की एज में, इनफैक्ट आपसे भी थोड़ा सा पहले, मुझे बाइक्स वगैरह बहुत पसंद थे। मैं चोरी छुपे घर पे बाइक एक्टिवा वगैरह चला लेता था। उस टाइम एक्टिवा नहीं आती थी, लूना और सनी वगैरह आती थी। तो ये सब मैं हमारे घर में थी, तो मैं चोरी छुपे चलाने लग गया था। मेरी हाइट थोड़ी लंबी थी, पैर भी पहुंच जाते थे, तो मुझे उसका बहुत चस्का था। मेरा बड़ा भाई भी है, ही यूज्ड टू ड्राइव बाइक अ लॉट। तो वो 300, 400, 500 किलोमीटर बाइक पे जाता था, और मैं अपने मन में उसे अपना रोल मॉडल मानता था कि मुझे मेरे भाई जैसा बनना है। तो जब मैं क्लास 7th में आया, तो वो बातों बातों में मुझे कह रहा था कि यार मैं तो नेपाल जाने की सोच रहा हूँ बाइक पे इस बार। तो मैंने अपने भाई को बोला कि यार मुझे भी ले चल, मैं पीछे बैठ जाऊंगा तेरे। एंड आई वाज वेरी यंग, मैंने कहा बीच बीच में चला भी लूंगा जब जहाँ ट्रैफिक नहीं आएगा। तो कहता कि नहीं नहीं, अपन दोनों नहीं जा सकते अभी, और क्योंकि अगर कुछ हो गया फिर मम्मी पापा क्या होगा, ऐसे करके उसने कुछ बहाने लगा दिए। मैंने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, हम चलेंगे, आप जाओगे मैं भी जाऊंगा। उसने कहा तू क्लास में फर्स्ट आके दिखा पहले, क्योंकि मैं नया नया इंग्लिश मीडियम में गया था, हिंदी मीडियम से। तो क्लास में मेरी परफॉर्मेंस काफी वीक थी। आई वाज 90 बच्चों में 30 रैंक के आसपास। तो उन्होंने कहा तू क्लास में फर्स्ट आके दिखा, अगर तू फर्स्ट आ गया तो हम लोग बाइक पे नेपाल चले। तो बस मेरे दिमाग में फिक्स हो गया कि मेरे को फर्स्ट आना। आई वाज इन सैनिक स्कूल। सैनिक स्कूल आर रेजिडेंशियल स्कूल्स, वन इन ईच स्टेट। हमारे स्टेट में कपूरथला में, आई बिलोंग टू राजस्थान, तो मेरे स्टेट में चित्तौड़गढ़ में था। वो सिर्फ बॉयज का स्कूल होता है, 180 एकड़ में स्कूल होता है। 180 एकड़ इज ए वेरी बिग, जितना खापर है उतना बड़ा, एंड सिर्फ 500 बच्चे पढ़ते हैं उसमें। सो फैसिलिटी वाइज दैट्स ह्यूज। वहां पे मैं पढ़ता था, और मेरी क्लास में 100 बच्चे थे। मेरी पोजीशन वीक थी, लेकिन मैंने पढ़ाई शुरू करी। तो इस नेपाल वाले किस्से ने मेरे को मेहनती बना दिया। 7th क्लास में मेरी रैंक 30 से हटती, कम होती होती 25, 17, 18 पे आई। क्लास 8 में मैं फर्स्ट आया पहली बार अपने सेक्शन में। एंड जैसे ही मैं फर्स्ट आया, मैं अपने ब्रदर के पास गया गर्मियों की छुट्टियों में, और मैंने उसे बोला कि मैं फर्स्ट आ गया, चलो नेपाल। 2 साल के बाद उसको तो भूल भी गया था, उसे याद भी नहीं था कि उसने मुझे ऐसा कोई प्रॉमिस किया है। तो उसने मेरे को बोला गया, वो तो मैंने तेरे को ऐसे ही बोल दिया था। एंड मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि ऑनेस्टली मैं 2 साल से नेपाल जाने के सपने ले रहा था। तो बट उस पूरी चीज ने मेरे को पढ़ाई करने का चस्का लगा दिया। मुझे फर्स्ट आने में मजा आने लग गया। मैं 9th में फर्स्ट आया, 10th में फर्स्ट आया, सारी क्लासेस में लगातार अच्छा करता गया। मेरा भाई मुझे कभी नेपाल नहीं लेके गया, इनफैक्ट वो खुद ही नहीं गया कभी नेपाल। जब मैं आईआईटी पहुंचा, आईआईटी के 4th ईयर में मेरी बहुत अच्छी प्लेसमेंट हो चुकी थी। मैंने अपने दोस्तों को मोटिवेट किया, और हम 10 लोग कानपुर से नेपाल बाइक पे गए। वो सपना जो मैंने क्लास 7th में देखा था, वो मैं जब 22-23 साल का हुआ तब पूरा हुआ। तो इस पहली स्टोरी से मैं आपको जो बात बताना चाह रहा था बच्चों, वो ये है कि आपको सपने देखने, ड्रीम देखने, आपको अपना गोल सेट करना है। हो सकता है वो गोल सेट जो आपने किया है वो आप 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल में अचीव ना कर पाओ, लेकिन अगर आप उस गोल को रखोगे दिमाग में तो अचीव जरूर होगा। दूसरी चीज ये है कि आपको ये सोचना शुरू करना है कि आप क्या बनना चाहते हो। बिकॉज अगर आपको ये लगता है हम तो बहुत छोटे हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर शुभमन गिल का एग्जांपल है, आज वो 23 साल के, आप लोग कितने साल के हो? 14 साल के, 13 साल के। अगर शुभमन गिल 20 साल का हो गया, सोचता कि मैं क्रिकेट खेलना शुरू करता हूं, तो क्या वो इंडियन टीम में पहुंच पाता?
नहीं पहुंच पाता। आपकी एज से पहले उसके फादर फाजिल्का से शिफ्ट हो गए थे चंडीगढ़ मोहाली में, एंड ही स्टार्टेड प्लेइंग। तो आपको अपना जो एम है सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि आपको क्या अच्छा लगता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको इंजीनियर डॉक्टर बनना है, सबसे पहले ये फाइंड आउट करो कि मुझे क्या बनना है। आपके पेट में आग होनी चाहिए कि हाँ भैया ये करके दिखाना है। हो सकता है कि वो 1 साल में ना मिले, 2 साल में ना मिले, 10 साल में ना मिले। ये पहला टेक अवे है। जैसे मैंने इस प्रेजेंटेशन के बारे में बताया कि आपको क्या माइंडसेट आपको रेडी रखना है। माइंडसेट में यही रेडी रखना है कि सबसे पहले आप सोचना शुरू करो कि हमें क्या करना है, एक्सप्लोर करो कि वो करने के लिए क्या लगेगा, और वो गोल सेट करो। गोल सेटिंग से बहुत फायदे होते हैं। जब मेरे ब्रदर ने मुझे बोला कि फर्स्ट आना है, तो सबसे पहले मैंने ये शुरू किया कि यार फर्स्ट आने के लिए लगेगा क्या। तो मैंने बड़ा सिंपल देखा कि जो फर्स्ट आया उसके परसेंटेज कितने हैं। उसके परसेंटेज 85 थे। हमारे टाइम में 85 में लोग फर्स्ट आ जाते थे, तो उसके परसेंट 85 थे। मैं उस टाइम पे 70 के आसपास घूम रहा था, तो मैंने कहा यार 15% ज्यादा लाने पड़ेंगे। फिर मैंने देखा कि उसके नंबर ज्यादा किस में आ रहे हैं, मेरे कम किस में आ रहे हैं। तो एसएसटी में मेरे नंबर कम थे, मैथ्स में मेरे नंबर कम थे। मैंने कहा ये 2 सब्जेक्ट ठीक करना है। ये सब मैं 7th 8th में खुद कर रहा था अपने दिमाग से, क्योंकि हॉस्टल में योर पेरेंट्स आर नॉट विद यू टू टेल यू कि क्या करो, यू हैव टू टेक योर स्टेप्स। तो अगर आप अपने एक कोई भी बड़ा लाइफ गोल सेट कर लीजिए स्टूडेंट्स, कोई भी बड़ा लाइफ गोल जो भी आपको लगता है। जैसे आपको अगर ये लगता है कि यार मुझे फिल्मों में जाना है, मेरे को शाहरुख खान बनना है, ये लाइफ गोल सेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लाइफ गोल सेट करते हैं तो आप धीरे धीरे उसकी तरफ छोटे छोटे गोल्स बना बना के चलना शुरू कर दो। तो फर्स्ट थिंग इज यू सेट योर गोल, इट विल कीप यू फोकस्ड। आपको ये फोकस में रखेगा, आप ऑल टाइम एक्साइटेड रहोगे। जब तक मैं फर्स्ट नहीं आया था, मैं ऑल टाइम एक्साइटेड था कि यार मुझे फर्स्ट आना है, मेरे को नेपाल जाना है, मुझे फर्स्ट आना है, मेरे को नेपाल जाना है। मैं यही सोचता था पूरे टाइम। और सबसे बात है कि आपका जो टाइम होगा, यू विल बी एबल टू ऑर्गेनाइज इट बेटर। आप अच्छा खा पाओगे, आप अच्छा खेल पाओगे, आप अच्छा पढ़ पाओगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप घर में अच्छे से पेरेंट्स और भाई बहन के साथ रिलेशनशिप भी बना पाओ। अगर आपके गोल सेट है, आप अपना टाइम मैनेज करें। तो ये आपका पहला टेक अवे होना चाहिए आज की प्रेजेंटेशन का, कि सबसे पहले जाके आपको अपना गोल बनाना है। अब लाइफ गोल के लिए सबसे पहले आप अपनी लाइफ को 1 साल का समझो। सबसे पहला आप गोल बनाओ कि इस साल मुझे क्या अचीव करना है, जो साल चल रहा है। आप 8th में हो, व्हाट डू यू वांट टू अचीव, पहले ये सोचो। कोई भी छोटा सा गोल। जैसे मैं आपको अपने गोल बताता हूं, मैं कैसे अजीब अजीब से गोल्स बनाता हूं। आई प्ले चेस अलॉट, मैं बहुत खेलता हूं। तो मेरे जो वाइफ है, शी इज आल्सो फ्रॉम आईआईटी कानपुर, तो वो मुझसे बहुत गुस्सा होते हैं क्योंकि मैं चेस में ऐसे काफी ज्यादा टाइम लगा देता हूं। तो पिछले पिछले महीने 25 तारीख को उन्होंने कहा कि अब चेस बंद कर दो। तो मैंने 1 महीने का एम लगाया कि मैं 1 महीना चेस नहीं खेलूंगा। और आज 3 तारीख हो गई है, मतलब 1 महीना और 10 दिन हो चुके हैं अराउंड, मैंने चेस नहीं खेला। अब मुझे चेस खेलने का मन ही नहीं करता, राइट। तो सबसे पहले आपको ये गोल सेट करना है इस साल का कि आप क्या करना चाहते हो। दैट गोल कैन बी वेरी सिंपल। ऐसा गोल भी हो सकता है कि यार इस साल में लेट्स से मैं लेडी फातिमा पढ़ता हूं और मेरी पोजीशन 8वीं आती है, मेरे को 8वीं से 4थी पे आना है। गोल ये भी हो सकता है कि यार मैं बहुत जंक फूड खाता हूं, मुझे अपना जंक फूड कम करना है। गोल ये भी हो सकता है कि यार मैं मॉर्निंग में उठ नहीं पाता, हमेशा मम्मी उठाने आती है, मैं बहाने से मारता रहता हूं और आधे घंटे बाद उठता हूं, मेरे को पहली बार में उठना है। गोल ये भी हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा मोबाइल यूज करते हैं, गेम खेलते हैं, मुझे कम करना है। गोल ये भी हो सकता है कि आप फिट नहीं है, आपको फिट होना है। कुछ भी गोल हो सकता है। पहले आप एक कोई भी छोटा सा गोल बना के सोचो, कोई भी छोटा सा, एक छोटी सी चीज को अचीव करना है। अगर आप उसे अचीव करोगे, आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार, अगर मैं ये कर सकता हूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। मेरे ब्रदर ने जो मुझे नेपाल बाइक पे ले जाने का सपना दिखाया, उससे उसने मुझे ये बताना चाहा कि यार तू फर्स्ट आ सकता है। उसके बाद तो मैं आने लग गया, तो मुझे आने का तरीका भी आ गया और चस्का भी आने लग गया। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट एक बुक है बच्चों के लिए, आप लोग कोशिश करिएगा बच्चों पढ़ने की। उस बुक का नाम है एटॉमिक हैबिट्स। बहुत अच्छी बुक है, अगर आप पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा। हम लोग उसका पीडीएफ आपको भेज देंगे। वैसे अगर आप हार्ड कॉपी मंगा के पढ़ेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। उस बुक में ये वाली बात लिखी हुई, ये वहां से लिया मैंने। इसका मतलब है 1.00 रेज़ टू द पावर 365। इसका मतलब 1 का मतलब आप अपना 100% दे रहे हो, 365 दिन के लिए आप 100% ही रहोगे। मतलब अगर आप उसमें कुछ इंक्रीमेंट नहीं कर रहे तो वो चीज चेंज नहीं होगी। या इसको पैसे की तरह समझे कि अगर आप रोजाना 1-1 रुपया सेव कर रहे हैं, तो वो
फाइनल दिन भी 1 रुपया ही सेव होगा, उसमें कंपाउंडिंग नहीं लगेगी। ये है 1.01। इसका मतलब अगर आप 1% चेंज करते हो डेली 365 दिन तक, हालांकि बहुत टफ होता है, 1% चेंज एवरी सिंगल डे विल गिव यू 37 टाइम्स द रिजल्ट यू स्टार्टेड विद। अब आप सोचो कि अगर आप कुछ भी आप गोल बनाओगे, थोड़ा 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 उसमें इंक्रीमेंटल इफेक्ट देते जाओगे, यू विल बिकम समथिंग एल्स आफ्टर a year, आफ्टर 2 years। तो ये आपको सोचना है, इस सोच को लेकर आपको आगे बढ़ना है। अभी आप बिल्कुल सही एज में हैं, जब जो भी आप बनना चाहो वो बन सकते हो। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। आपकी एज में जब मैं था, मैं अपने स्कूल में 30वीं पोजीशन पे था थोड़ा सा पहले, और 1-2 साल बाद में मेरे से आगे कोई नहीं, एंड आई एम द ओनली पर्सन मेरे स्कूल से जो आईआईटी गया। बाकी तो आईआईटी का नाम भी नहीं ले पाते हैं क्योंकि उनमें हिम्मत नहीं होती। तो ये आपको सोचना है कि मेरे को थोड़ा 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 इंक्रीमेंटल चेंज अपने आप में देना है। और एक इंपॉर्टेंट बात है, आप जब आप डेली कुछ काम करते हैं, एक्सक्यूज मी सर, जब डेली कुछ काम करते हैं तो आपको ये आइडेंटिफाई करना, जैसे फॉर एग्जांपल आप में से ऐसे कितने बच्चे जो ये फील करते हैं कि सर काम पूरा ही नहीं हो पाता जो स्कूल वाले देते हैं, या कई बार मिस हो जाता है फिर हमें अगले दिन करना पड़ता है, ऐसा कुछ कोई फील करता है बच्चों में, या कोई ज्यादा काम ही नहीं होता? ऐसा भी हो सकता है कि स्कूल ज्यादा काम नहीं देता, तो ऐसा अगर आप कहीं कोचिंग जाते हैं तो मैनेज कर पाते हैं, या कोई किसी भी टाइप की आपको पढ़ाई में प्रॉब्लम आती है? एनीवन? बोलो बोलो बोलो, यस यस बोलो बोलो, किसी भी टाइप की आपको प्रॉब्लम आती है, बैठ के बताइए प्लीज। काम नहीं कंप्लीट होता, बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि 8th में आपके साथ कम होता हो। उसका रीजन ये है क्योंकि 8th का जो सिलेबस है, उसका जो लेवल है, या उसका जो मतलब जितना काम करना होता है वो कई बार उतना ज्यादा होता नहीं है। जैसे जैसे आप बड़ी क्लास में आओगे ये प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। आपके लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको काम कंप्लीट करना है तो आपको 3 चीजों पे काम करना है। पहली बात, स्टॉप थिंकिंग, स्टार्ट डूइंग। बहुत सारा टाइम हम सोचने में बर्बाद कर देते, ये सोचने में कि अच्छा वहां टाइम खराब हो गया, और उसके बारे में सोच सोच के हम आगे का काम नहीं। दूसरा है कि हम एफिशिएंसी पे फोकस कम देते हैं। एफिशिएंसी में फोकस देने का मतलब है कि अगर आप 10 मिनट बैठे हो तो आपकी 10 मिनट पढ़ाई होनी चाहिए, अगर आप 20 मिनट बैठे हो तो आपकी 20 मिनट पढ़ाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 1 घंटे बैठे लेकिन पढ़ाई आपकी 10 मिनट। उसमें आपको क्या होगा कि मैं तो कितनी देर से बैठी हुई हूँ लेकिन नंबर नहीं आ रहे मेरे, या पढ़ाई नहीं होती। एफिशिएंसी पे हम फोकस नहीं करते। इसका ये मतलब है कि जब आपका पढ़ने का मन हो तब बैठ जाओ, जब पढ़ने का मन नहीं है तो एक्टिंग मत करो कि मैं तो मम्मी को दिखाने के लिए पढ़ रही हूँ, हाथ में मोबाइल खोल रखा था, मम्मी आई मोबाइल करके ऐसे बस एक्टिंग कर रही है। ये सब काम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि आप एफिशिएंसी पे फोकस नहीं कर रहे, आप सिर्फ बेवकूफ बना रहे हो और कोई फायदा नहीं उसका। तीसरी जो चीज है वो है कि जब आपको कोई चीज करनी हो जो आपको सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, सबसे ज्यादा मुश्किल है, उसको सबसे पहले करो। जैसे हमें पेपर की तैयारी करनी है मान लीजिए, और लेट से आपको सबसे मुश्किल लग रहा है, उसमें हिस्ट्री मुश्किल लग रहा है, सबसे पहले हिस्ट्री को निपटा दो। उससे क्या होगा कि आपका सबसे मुश्किल पार्ट चला गया, अब आप इजी हो जाओ। अगर आपने हिस्ट्री नहीं किया, जब तक आपकी हिस्ट्री कंप्लीट नहीं होगी आपको प्रॉब्लम आती रहेगी। आप सोचोगे कि यार वो तो बचा हुआ है। जनरली बच्चों की आदत क्या होती है, सबसे इजी वाले 10 बार कर लेते हैं, हार्ड वाला 1 बार भी नहीं करते। तो वो प्रोपोर्शनली मतलब आपको उसको अरेंज करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आइटम्स पे आपको सबसे पहले एक्ट करना है, स्टार्ट डूइंग, स्टॉप थिंकिंग, और लास्ट बात है कि एफिशिएंसी पे फोकस करना है। दूसरी बात, एक मैंने यहाँ के बच्चों में काफी नोटिस करा है कि बहुत जल्दी यू गाइस बिकम एक्साइटेड, और बहुत जल्दी आप डिसहार्टन हो जाते हैं, बहुत जल्दी। कि किसी ने कुछ बोल दिया, आप मुंह सजा के आ गए कि मेरे को तो ऐसे बोल दिया टीचर ने, मेरी बेइज्जती होगी, मेरे को ये हो गया, मेरे को वो हो गया, ऐसा वैसा, किसी दोस्त ने छेड़ दिया, किसी दोस्त ने कुछ बात बोल दी। ये चीजें बहुत बड़ा एजेंडा बना लेती, ऐसा होता है, सभी के साथ होता है, मेरे साथ भी होता था, आपके साथ भी होगा, उसमें कोई डाउट नहीं। बट फिर भी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी 8th में आप क्या हो वर्सेस आप फाइनली क्या बनोगे, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। अगर आपका गोल क्लियर होगा तो आपको ये सारी बातें दिखेंगी नहीं, ये सब आपको बहुत छोटी बातें लगेंगी, आपको फील ही नहीं होगा कि अच्छा किसी ने बोल दिया क्या फर्क पड़ रहा है। मेरा गोल तो वो है ना, उस गोल में बहुत सारे छोटे छोटे कंकड़ पत्थर आएंगे, ये उनमें से, इसलिए उनको इतना सर पे नहीं चढ़ाना है कि आपको
अभी आपको लग रहा है कि मुझे मैथ्स नहीं आती तो मैं इंजीनियर नहीं बन सकता, मुझे साइंस नहीं आती तो मैं डॉक्टर नहीं बन सकता, ऐसा कुछ नहीं। जब आप उसे करने लगोगे सब आने लगेगा। तो ये पहली स्टोरी थी। मैं समराइज करूं, आप अपना एम बड़ा रखिए, उस एम के लिए साल का एम होना चाहिए, फिर डेली उस पर काम होना चाहिए। दूसरी स्टोरी आप इसको बड़ा रिलेट कर पाओगे। इस स्टोरी का नाम है जीरो टू हीरो। ये है एक किसान के बेटे की जर्नी टू बॉलीवुड। ये मेरी खुद की स्टोरी नहीं है क्योंकि मैं कभी बॉलीवुड गया नहीं। तो ये मेरे एक दोस्त की स्टोरी है जो मेरे साथ मेरे स्कूल में ही पढ़ता था, उसका नाम है जगदीप। तो ही वॉज वेरी वीक स्टूडेंट। मैं श्रीगंगानगर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ एंड जगदीप इज ऑल्सो फ्रॉम श्रीगंगानगर राजस्थान। तो मैं मतलब हम दोनों का सरनेम अलग अलग है, वो जट सिख है, मैं राजस्थान मतलब सिंपल बिश्नोई। तो लेकिन हमारे पापा का जो प्रोफेशन था वो दोनों का सेम था। तो जब भी हम सैनिक स्कूल जाते थे तो हमारे पापा में से इधर उसके या मेरे ही छोड़ के आते थे, लेने आते थे, तो हमारी फैमिली रिलेशंस काफी अच्छे थे। बट ही वाज नॉट गुड इन स्टडीज एंड आई, बिकॉज मेरे को तो वो नेपाल जाने का सपना था, तो मैं पढ़ाई में तेज हो गया उससे, क्योंकि मैं पढ़ने जल्दी लग गया था। वो थोड़ा एवरेज टाइप का बच्चा था। एवरेज भी क्या था कि वो ही वाज मोर इनटू मूवीज। उसको संजय दत्त बहुत पसंद था, उसको अर्जुन रामपाल बहुत पसंद था। ऐसा हम बोलते थे कि जो तेरे को पसंद होता है वो चलता ही नहीं है, मतलब तू अपशकुनी है, जो तेरे को फेवरेट तेरा हीरो होगा उसकी फिल्म हिट नहीं होगी। मतलब हम सैनिक स्कूल में एक दूसरे को चिढ़ाया बहुत करते थे। बट वो उससे उसको डेटरेंट था, ही नेवर वरीड अबाउट इट। 12th क्लास का पेपर हुआ, सबसे पहला पेपर हमारा मैथ्स का था और मैथ्स में उसका पेपर बहुत खराब हुआ। आप पेरेंट्स याद करेंगे कि मिरिंडा की ऐड आती थी पहले गोविंदा की, तो गोविंदा बोलता था मिरिंडा पियो जोर का झटका धीरे से लगे। तो उसने मिरिंडा पीना स्टार्ट कर दिया मैथ्स के पेपर के बाद। मैंने कहा मिरिंडा क्यों पीता? कहता है यार जोर का झटका आया धीरे से लगेगा, है ना, कि मैं फेल हो रहा हूँ। उसके बाद उसने सारे पेपर ही खराब कर दिए। उसने कहा जब एक में फेल हो गए फिर साल तो दोबारा लगेगा, बाकी क्यों दे के आए। मैथ्स में वो पास हो गया, बाकी में फेल हो गया। फिर अगले साल उसने अगले साल उसने रिपीट करा एंड आई वाज इन कोटा। उसके पापा ने मुझे बोला कि यार तेरे जाड़ी रख ले तू, इसको तेरे साथ लगा ले और तू पढ़ता है तो तेरे को देख के कुछ पढ़ लेगा वो। ये भी बहुत बड़ी गलती होती है। वो तो कुछ पढ़ा नहीं, मैंने भी पढ़ना कम कर दिया उसके चक्कर में। बट एनी हाउ उसने लटक लटक के, आइए प्लीज, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, उसने लटक लटक के किसी तरीके से 12th पास करी एंड उसका सपना था कि मेरे को मूवीज में जाना है, मतलब बॉम्बे जाना है। तो उसने एक फैशन इंस्टीट्यूट का एग्जाम दिया और किसी तरीके से उसमें उसका सिलेक्शन हो गया और उस फैशन इंस्टीट्यूट के में एडमिशन ले लिया, बॉम्बे चला गया। उसको फैशन की पढ़ाई नहीं करनी थी, उसको इंजीनियरिंग नहीं करनी थी, उसको कॉमर्स आर्ट्स कुछ नहीं करना था, उसको सिर्फ फिल्मों में जाना था। यही उसका एम था फ्रॉम वेरी यंग एज, लाइक योरसेल्फ। 7वीं से उसको था कि मैं तो फिल्मों में जाऊँ। फैशन इंस्टीट्यूट में गया, वहां पे फेल होना स्टार्ट हो गया। 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 4 साल में वो डिग्री देते हैं उसकी, तो पहले 2-3 साल ही क्लियर नहीं हुए थे। पेरेंट्स को उसने झूठ बोलना शुरू कर दिया कि मेरी तो मतलब डिग्री बढ़िया चल रही है और कोई प्रॉब्लम नहीं है और मेरी नौकरी भी लग गई। हम लोगों की आईआईटी के निकलने के बाद जॉब लग गई थी, 2-4 दोस्तों से वो 5-5-6 हजार रुपये मंगवाता था हर महीने, ऐसे करके उसका काम चलता था और पेरेंट्स को पूरा झूठ बोलता था। फिर वो झूठ हमसे भी बोलना स्टार्ट कर दिया। जैसे वो हम उससे पूछते थे हाँ भाई पैसे कब देगा, कहता बस मेरी फिल्म आने वाली है। मैंने कहा अच्छा कौन सी फिल्म आ रही है? कहता जल मूवी आ रही है। तो मैंने इंटरनेट पे देखा जल का नामो निशान नहीं है। मैंने कहा कौन सी मूवी है? कहता कच्छ में बन रही है। मैंने कहा चलो ठीक है, कब रिलीज होगी? कहता अगले साल रिलीज होगी। फिर अगले साल मैंने फोन किया, मैंने कहा भाई पैसे कब दोगे, क्योंकि तब तक तो 70-80 हजार रुपये हो गए थे मेरे। कहता यार बस होने वाली है। फिर एक दिन उसका खुद का फोन आता है, कहता यार कि जल मूवी तो रिलीज ही नहीं हो रही। मैंने कहा तो मुझे पता था कि तेरे में पानी कम ही है शुरू से, बट चलो कोई बात नहीं। तो मैंने कहा चलो ठीक है दे देगा। फिर उसका 3-4 साल 5 साल तक फोन नहीं आया। एक दिन फोन आता कि यार मैं पंजाब में आया हूँ। मैंने कहा क्या हो गया? कहता कि मेरी फिल्म रिलीज होने वाली है। मेरे को जल मूवी याद आ गई। मैंने कौन सी जल? कहता नहीं नहीं अभी आरएसवीपी मूवी रिलीज हो रही है। आरएसवीपी थी रोंदे से अरे व्याह पीछे, ऐसे करके उसने स्टोरी लिखी। मैंने कहा कि दिखा इंटरनेट पे कहा है। तो उसने दिखाया तो उसका नाम लिखा हुआ था कि स्टोरी बाय। मैंने कहा चलो अच्छा है कि सच बोलने लग गया। फिर 1 महीने बाद फिर फोन आया उसका, कहता मेरी दूसरी फिल्म आ रही है। मैंने कौन सा? कहता निक्का जलदार। मैंने कहा इसमें क्या किया तुमने? कहता इसमें मैंने स्टोरी लिखी है। फिर कहता निक्का जलदार 2 आ रही है। फिर कह रहा सुपना आ रही है, सुपना में डायरेक्ट कर रहा हूँ। फिर सुपना 2 डायरेक्ट करी। अभी वो जेट एंड जूलियट 3 उसने लिखी और डायरेक्ट भी कर रहा है।
तो नाउ ही हैज बिकम अ वेरी बिग नेम, इज माय फ्रेंड, हम दोनों साथ में इतने साल पढ़े, उसको बहुत साल लगते। उसने एक सपना देखा, उस सपने के लिए उसने पूरी दुनिया से लड़ाई करी, और लड़ाई करते अब वो दिलजीत दोसांझ के साथ शूटिंग करके आया है, इंग्लैंड में शूटिंग की, अभी उसकी शूटिंग चंडीगढ़ में चल रही है, अभी चल रही है, अगले साल मूवी रिलीज होगी। ये दूसरी स्टोरी है। इस स्टोरी में जो हीरो है, जो जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ, वो पढ़ाई में इंटेलिजेंट नहीं है। स्टोरी में जो हीरो है उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है कि जो उसने सपना देखा उसके लिए वो सबसे लड़ गया, हमसे भी लड़ गया, अपने पेरेंट्स से भी लड़ गया, सबसे लड़ गया। और इस स्टोरी की सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो सक्सेस होती है ना वो डेकेड्स में मेजर होती है, ईयर्स में नहीं। मतलब कि आपको सक्सेसफुल बनने के लिए 10 साल, 15 साल, 20 साल लगेंगे, आपको सक्सेसफुल बनने में 2 साल नहीं लगेंगे। तो अगर बाई चांस उस 2 साल में आप क्लास में सेकंड थर्ड भी आए हो तो फर्क नहीं पड़ता। ये जगदीप जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, सेकंड थर्ड छोड़ो, 15वीं पोजीशन में नहीं आई होगी उसकी कभी क्लास में। तो लेकिन अब सबसे बड़ा सेलिब्रिटी है, इंस्टाग्राम पे 2 लाख से ऊपर फॉलोअर्स है, इंस्टाग्राम पे अगर वो लाइव होता है तो पता नहीं कितने लाखों लोग देखते हैं उसे, सब कुछ है उसके पास। व्हाई आई एम टेलिंग यू इज कि आपको इस तरीके से अपने लाइफ को लेके चलना कि आपको ये नहीं सोचना है कि अभी मैं परेशान हूं, दैट मींस कि मैं लाइफ भर परेशान हूं। आपकी एज में मेरे घर में कलर टीवी नहीं था, हम लोग टीवी देखने के लिए मेरे चाचा जी के घर जाते थे, उससे फर्क नहीं पड़ता कि उस टाइम कलर टीवी नहीं था तो कभी कलर टीवी नहीं आए। तो लेकिन अगर उसके 10 साल 15 साल बाद आप देखोगे तो हो सकता है सारे गेम ही चेंज हो गया, सब कुछ है। तो ये आपको समझना है कि सक्सेस इज मेजर्ड इन डेकेड्स। आज अगर आप 14 साल के हो तो आपको ये नहीं सोचना कि मेरे 16 साल तक 18 साल तक सक्सेसफुल हो, आपको ये सोचना है कि जो मेरा एम बड़ा है दैट विल टेक 10 इयर्स, 10 साल तक मेरे को लगातार उस पर लगा रहना है, जो लगा रहेगा उसी को सक्सेस मिलेगी। सही बात है। 2011 में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था, 2023 तक विराट कोहली खेल रहा है, कितने साल हो गए? 12-13 साल हो गए, समझ गया। तो आपको लगातार 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 सैकड़ों मतलब 10 सालों तक काम करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है, आपको जो बनना है आप जोर से बोलो, ये बनना चाहता हूं मैं, ऐसे छुपा के नहीं रखना उसको, ऐसे बोलो कि पूरी दुनिया मजाक बनाए। जब दुनिया मजाक बनाएगी तो आपको ज्यादा पढ़ने में या ज्यादा उसको करने का मन करेगा। ठीक है, ड्रीम्स डू कम ट्रू। मैंने आपको एक स्टोरी बताई, 2 स्टोरी बताई। एक है लास्ट में लिखा हुआ है हसल। हसल का मतलब होता है कि कई बार हमें जो हम चाहते हैं आसानी से नहीं मिलता, उसके लिए हाथ पैर मारो। जैसे हम लोग डूब रहे होते हैं पानी में तो हाथ पैर मार के आज ऊपर आते हैं, ऐसे लाइफ में भी करना पड़ता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लेट गो ऑफ ईगो। एक किसी और दिन मैं आपको स्टोरी बताऊंगा कि मेरी खुद की पर्सनल की मैं पहले कितना ईगो से आता था, बाद में जब मैंने अपनी ईगो हटा दी तो मेरी लाइफ कितनी सिंपल हो गई। तो ईगो का मतलब है कि जैसे हम सिंपल बात करते हैं, जो आप ऐसे फील करते हैं ना मेरी बेइज्जती होगी, उसको ईगो बोलते हैं। अगर आपने उसे हटा दिया तो आप देखना आपको फिर फर्क पड़ना ही बंद हो जाएगा, आपको आप परेशान ही नहीं होगी किसी चीज से। मैं बहुत परेशान होता था, मेरी नाक जैसे थोड़ी सी ऐसे आगे से पॉइंटेड है तो मेरे को सब ऐसे ना चोंच बोलते थे, निक नेम मेरा चोंच था। वो चोंच से फिर किसी भी चिड़िया का नाम बन गया। जैसे हमारे स्कूल में ना बहुत सारे तोते होते थे, तो बच्चे हमारे भी सब बॉयज का स्कूल था, तो वहां पे पढ़ाई के अलावा ये चिढ़ाना, एक दूसरे की टांग खींचनी, ये सब चलता रहता था पूरे दिन भर। तो वो बस अगर किसी भी चिड़िया का नाम लेंगे तो मैं चिढ़ जाता। वो कहते हैं आज तोते बहुत बैठे हुए, तो मेरे अंदर से आग उठ जाती कि मेरे को चिढ़ा रहा है। उनको पता लग गया कि चिढ़ता ज्यादा है, तो बस उनको पॉइंट मिल गया, वो पूरे टाइम चिढ़ाते थे। टीचर के सामने बोलते सर पैरेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, दूसरा बोलता सर तोते को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। मैं यहाँ पे बैठ के आग उगला हो रहा होता कि यार ये क्यों मेरे साथ ऐसा कर। हालांकि मुझे उससे बहुत फायदा हुआ, मैं उनसे कट ऑफ हो गया, अकेले रूम में बैठ के पढ़ने लग गया, तो मैं बहुत इंटेलिजेंट हो गया अपने आप ही। बट उस टाइम पे मुझे वो सबसे बड़े दुश्मन लगते थे। बाद में मैंने रियलाइज किया कि मैं खुद अपना सबसे बड़ा दुश्मन। अगर जैसे आजकल मैं एग्जांपल देता हूँ बच्चों की, कि आपको कोई चाइनीज में गाली निकाले आपको फर्क पड़ेगा? तो सर हमें समझ में नहीं आएगी, ऐसे फर्क पड़ेगा। मैंने कोई पंजाबी में देखा, कहता है सर वो तो फिर हम सुन ही नहीं सकते। तो मैंने कहा गाली सेम है, निकालने वाला सेम है, सुनने वाला सेम है, उसका इफेक्ट सेम है। एक से हमें फर्क पड़ रहा है, एक से हमें फर्क नहीं पड़ रहा। बस यही है क्योंकि वो हमें समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या बोल रहा है। तो अगर आप इस चीज को काबू कर लोगे छोटी एज से,
आपको काफी सही लगने लगे। आपकी क्लास में कई बच्चे होंगे ना जिनको हम चिढ़ाते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता, और कई होंगे जिनको थोड़ा सा बोल देते हैं वो तो बस सामने वाले का शर्ट फाड़ने की तैयारी कर लेते हैं। इन दोनों में यही फर्क है, एक को फर्क नहीं पड़ता वो मस्त रहता है, दूसरे को फर्क पड़ता है वो उसके लोग उसको ज्यादा छेड़ते हैं। तो ये आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी, टाइम लगेगा लेकिन ये बहुत काम की चीज है। आस्क फॉर हेल्प, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये जो मेरा दोस्त था ये बेशर्मों की तरह हेल्प के लिए पूछता, अभी भी पूछता है। पिछले पिछले 2 महीने पहले मेरे पास में फोन आया, उसका कहता है यार मेरे को ना, मैंने घर खरीदा, मेरे को 15 लाख रुपए चाहिए। मैं तो सोचता हूँ यार तेरे से हमें लेने चाहिए, मतलब तू तो मतलब गंगा उल्टी कैसे बहेगी। कहता मैं तेरे को चुका दूंगा फटाफट। फिर मैंने उसको ट्रांसफर करे। तो कहने का भाव है कि डू नॉट हेजिटेट टू आस्क फॉर हेल्प। कई बार हम इसी चक्कर में रह जाते हैं, हम सोचते हैं कि वो क्या सोचेगा, ऐसा तो नहीं लगेगा, वैसा तो नहीं लगेगा, कई बार सामने वाले को कुछ लग ही नहीं रहा। और आप एज ए स्टूडेंट, आप एज ए बच्चे अगर कभी भी परेशान हैं तो जरूर बात करें, पेरेंट्स से बात करें, टीचर से बात करें, अपने गाइड मेंटर से बात करें, क्योंकि अभी हमें बनना है। आप एक छोटे पेड़ हो, अभी आपको बड़ा पेड़ बनना है, इसलिए उसमें जरूरत पड़ती है। एक यहाँ पे लिखा मैंने रेजिलियंट, इसके बारे में बाद में बात करूँ। अब मैं आता हूँ तीसरे नंबर की स्टोरी पे। तीसरे नंबर की स्टोरी का नाम है इट्स क्यू नॉट क्या हुआ। तो मैं जिस स्कूल में पढ़ता था हमें ABCD EFGHIJKL MNOP क्या सिखाया गया था, MNOP क्या RST। बाई चांस यहाँ पे भी पंजाब में भी बहुत सारे स्कूलों में क्या बोलना सिखाया जाता है, जबकि क्यू होता है। मुझे पता नहीं था, मैं तो बड़ा हो रहा था, IIT में गया तो हमारी जब रैगिंग हुई तो रैगिंग में एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता था कि ABCD सुनाओ। तो मैंने जब ABCD सुनाई तो मैंने बोला MNOP क्या RST ऐसे पूरा बोला, तो सीनियर जोर जोर से हंसने लगे, क्योंकि IIT में तो सारे तरह के सीनियर्स आते हैं, राजस्थान के, हरियाणा, पंजाब के, क्या साउथ इंडिया के भी होते हैं। तो उन्होंने कहा दोबारा M से स्टार्ट करो। फिर मैंने दोबारा बोला MNOP क्या RST UVW, फिर वो हंसने लग जाए। आई वाज नॉट अंडरस्टैंडिंग कि इनको इतना मजा क्या आ रहा है इसमें। मैंने कहा कि मतलब मैं सेल्फ डाउट में पड़ गया कि मैं ऐसा क्या गलत कर रहा हूं। फिर उन्होंने कहा सिर्फ क्या बोल तू बार बार, तो हर किसी के पास जाओ और उनको बोलो कि मुझे एक आपसे क्वेश्चन पूछना है। तो ऐसे बार बार क्या करने लगे। तो उस दिन तो मैंने रैगिंग दी, मैंने आके ऐसी बात करी, मैंने कहा यार सब ऐसे हंस क्यों रहे थे, क्योंकि मुझे पता ही था, मैंने तो आज तक क्या ही सुना था लाइफ में। तब किसी ने बताया कि नहीं ये तो क्यों होता है। उससे मुझे ये बात समझ में आई कि यार कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपका कम्युनिकेशन सही नहीं है, अगर आप अपने आप अच्छा बोल नहीं पाते, तो आगे आपको, जैसे मैं IIT में था तो मुझे ऐसा था कि अब मुझे अच्छी जॉब लेके निकलना है। अब अच्छी जॉब के लिए आपका इंटरव्यू अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो उस अच्छे इंटरव्यू के लिए यू हैव टू स्पीक वेल, यू हैव टू प्रेजेंट योरसेल्फ वेल। और मैं तो अभी क्या वाले जमाने में बैठा था, मुझे इंग्लिश अच्छी नहीं आती थी, हालांकि इंग्लिश मीडियम से गया था। मेरी प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम थी, मेरी ग्रामर में प्रॉब्लम थी, बहुत सारी जगह प्रॉब्लम्स थी, और मेरी फ्लुएंसी में भी प्रॉब्लम थी। तो मुझे ये समझ में आया कि अगर मुझे अच्छा बड़ा बनना है तो मुझे अपनी प्रॉब्लम्स पे काम करना पड़ेगा। मैं सिर्फ इस तरीके से या इस एटीट्यूड में नहीं चल सकता कि क्या फर्क पड़ता है, बाद में ठीक हो जाएगी। बाद में कब ठीक होगी यार, आप ऑलरेडी कॉलेज में पहुंच गए, मतलब मैं अपने लिए बोल रहा हूँ। तो आप बच्चों को जो माइंड सेट में चेंज करना है, जो पढ़ाई अपनी जगह है, आपका डिसिप्लिन अपनी जगह है, आपको अपने सॉफ्ट स्किल्स पे भी काम करना है। ठीक है, आपके स्कूल में जब भी आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले बोलने की, आप उस अपॉर्चुनिटी को छीन लो। जहां भी कुछ बोलने की अपॉर्चुनिटी, फॉर एग्जांपल आजकल मैंने देखा कि एनुअल होता है स्कूलों में, आप अलग अलग टाइप की डिबेटिंग या कुछ भी करते हैं, ऑलवेज बी द फर्स्ट पर्सन टू गो इन दोस काइंड्स ऑफ सेटअप। मेरे स्कूल में क्या होता था कि हमारे स्कूल में हर मॉर्निंग एक असेंबली होती थी जिसमें 3 स्पीकर्स बोलते थे, और हमारा मतलब रोल नंबर वाइज नंबर आता। जब भी मेरा रोल नंबर आता था, मैं अपने एक दोस्त था मेरा, उसको मैं कोई चाय पार्टी कुछ करवा देता था, उसको पैसे खिला देता थोड़े बहुत, मैंने कहा यार तू चला जाना। एंड आई नेवर यूज्ड टू स्पीक। मुझे बहुत ज्यादा शर्म आती थी सामने ऐसे बोलने में, और वो शर्म मेरी गई नहीं जब तक मैंने IQS स्टार्ट किया। अब मैं IQS भी आया तो हम लोग स्कूलों में सेमिनार देने आते थे, मेरा पार्टनर बोलता था और मेरा काम होता था सिर्फ PPT को आगे पीछे करना। फिर वो जो पार्टनर था मेरा, वो एकदम से छोड़ के चला गया, और मेरे जो दूसरे पार्टनर है वो मेरे से भी ज्यादा शाई है। उन्होंने कहा कि मार्केटिंग आपको देखनी पड़ेगी, स्कूलों में आपको जाना पड़ेगा। मैंने कहा बहुत टफ काम दे दिया सर आपने मुझे, मेरे को बहुत शर्म आती है।
कहता है अब देख लो सर, मैं तो आपसे भी ज्यादा शाही हूँ, आप ही को करना पड़ेगा, मैं बाकी मैनेजमेंट संभालूं। तो मैंने बड़ा सिंपल प्लान किया, मैंने अपने मार्केटिंग वाले लोगों को बोला कि यार मेरे इस साल 100 सेमिनार रखो, हर स्कूल में जाओ, वो 20 बच्चे थे, 20 बच्चों का सेमिनार लूंगा मैं। मतलब ऐसे ऐसे स्कूलों में गया हूँ कि आप लोगों ने नाम भी नहीं सुने होंगे। मतलब ऐसे स्कूलों में भी गया हूँ जहाँ पे मतलब 4 पंखे लगे थे, एक ही पंखा चलता है, लेकिन मैं वहां पे चौड़ा होकर सेमिनार देता था, क्योंकि मुझे अपना कम्युनिकेशन बेटर करना था। करते 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 मेरी सारी शर्म चली गई। अब आप चाहे 100 बच्चे बिठा लो, चाहे 1000 बच्चे बिठा लो, मुझे प्रॉब्लम नहीं। आप लोगों को मेरी एज तक आके वो इम्प्रूवमेंट नहीं करना चाहिए, आपको अभी से इम्प्रूवमेंट करना। आप देखा होगा इंडियन टीम के जो बैट्समैन होते हैं, जब वो मैच जीतते हैं, उनसे जब इंटरव्यू होता है, वर्सेस पाकिस्तानी जो बैट्समैन होते हैं उनके इंटरव्यू होते हैं, उनकी अंग्रेजी ऐसी होती है कि जिसमें सिर्फ मीम्स बनते हैं, और हमारे वालों की अंग्रेजी ऐसी होती है कि बहुत पॉलिश पड़े, बहुत सारे लोगों की। इंग्लिश कम्युनिकेशन इज द की। अगर वो आपने अच्छी कर ली, अगर आप इंटेलिजेंट नहीं है ना, तो भी आप बहुत आगे चले जाओ। मैं एक एग्जांपल देता हूँ पीएम मोदी का, और इससे पहले जो पीएम थे मनमोहन सिंह जी का। मनमोहन सिंह जी बहुत नॉलेजेबल है, बहुत सारी डिग्रियां ली हुई हैं, बहुत अच्छे प्रधानमंत्री थे। मोदी भी अच्छे प्रधानमंत्री हैं, उतनी डिग्रियां नहीं ली हुई, लेकिन कम्युनिकेशन में जमीन आसमान का फर्क है। और कम्युनिकेशन से आज भी 3-3 इलेक्शन जीत गए हैं। सारा गेम कम्युनिकेशन का है। उसके बाद क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो तो बात की बातें हैं, वोट सिर्फ मिलते हैं कि कौन अच्छा बोलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको अभी से सीखनी है। स्टार्ट स्पीकिंग। अब इस पूरी जर्नी से, जैसे मैं आईआईटी गया, वहां से मेरा बहुत अच्छा प्लेसमेंट हुआ। आई वाज एट ए पैकेज ऑफ 24 lakhs पर ईयर इन 2008। जब मैंने आईआईटी वो कंपनी छोड़ी, जब मैं 36 लाख के पैकेज पे था और मैंने आईपीओ स्टार्ट किया। जो स्किल्स और क्वालिटीज आपको चाहिए सक्सेसफुल बनने के लिए, उनमें कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उनमें रेगुलर वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, उनमें सेल्फ डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको उठना जागना आना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मम्मी पीछे पड़ी हुई है तब जाके उठ रहे हो। उसमें टेम्परामेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसा नहीं हो सकते कि आप बहुत ज्यादा गुस्सा करते हो, तोड़ फरोड़ करते हो और आपको लगता है कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे। हो सकता है कि बहुत जीनियस हो तो हो जाओ, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं। आपको रेजिलिएंट होना पड़ेगा। रेजिलिएंट का मतलब है कि आपको जब भी हार मिलेगी, आपको दुगने जोश से दोबारा मेहनत करना है। मेरा दोस्त भी जो है, उसकी पहली 4-5 फिल्में नहीं चली थी। रेजिलिएंट होना पड़ता है, आपको फेस करना पड़ता है फेलियर्स को, तब जाके आप सक्सेसफुल बनते हैं। और ऑनेस्टी और सिंप्लिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं देखता हूँ यहाँ पंजाब में हम लोग बहुत ज्यादा ऐसे ब्रांड्स और इन चीजों के पीछे ज्यादा भागते हैं। हमें शर्म आती है कि अगर मेरे पास अच्छे कपड़े अच्छे जूते नहीं है तो मैं कहीं स्टैंड नहीं करता। मैं ये नहीं कहता कि ये चीज पूरी तरह से गलत है, बट मैं ये कहता हूँ कि ये चीज सेकेंडरी है। आप ऐसा सोच लो कि पहले मैं वहां पहुंचूंगा, फिर मैं वो चीज करूंगा। जैसे आईफोन की बात करें तो मैंने इस साल जाके आईफोन लिया। नॉट दैट कि मैं आईफोन ले नहीं सकता था, बट मुझे लगता था कि क्यों 1.5 लाख 1.25 लाख रुपए लगाने, इस पे जरूरत क्या है इसकी। तो तब तक मैंने कभी मन नहीं बनाया, लिया नहीं। पर मैं देखता हूँ कि मैं जिन बच्चों को पढ़ाता हूँ, 9वीं क्लास में आईफोन लेके आते हैं। आई डोंट नो कि 9वीं क्लास में आईफोन की क्या जरूरत है, बट कहीं ना कहीं उनके दिमाग में चलता है कि मेरे पास आईफोन है तो आई हैव समथिंग स्पेशल। अगर आपको स्पेशल अपने आप में लाना है तो ये चीजें लेके आए, बिकॉज अगर ये चीजें होंगी तो आप हर दिन एक आईफोन खरीद सकते हैं, हर महीने आईफोन खरीद सकते हैं। लेकिन अगर वो नहीं होगा तो फिर आप बाद में, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इंप्रूव कम्युनिकेशन व्हेन यू आर इन कॉलेज। इट्स वेरी इजी टू इंप्रूव कम्युनिकेशन व्हेन यू आर इन स्कूल। आप अपने दादाजी या दादी जी जो इंग्लिश नहीं बोल पाते, आप उनको बोलो कि आप 1 साल में इंग्लिश सीख जाओ, वो नहीं सीख सकते। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाओगे, आपकी जो लर्निंग की जो स्पीड है या लर्निंग के लिए जो भूख है वो कम होती जाएगी। आप वहां जाके ग्रामर सीख रहे हो, फर्स्ट ईयर में बच्चे हंसेंगे कि यार तेरे को ग्रामर नहीं आती, इतने साल क्या कर रहा था स्कूल में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इन चीजों पे आपको, तीसरी जो मेरी बात थी क्यू एंड क्याऊ वाली, उसमें यह है कि आपको पहचानना है कि आपको क्या इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए। ये पीपीटी हम आपसे शेयर करेंगे ताकि आप लोग देख पाए। बताने के लिए मेरे पास इतना ही था। वी आर बेसिकली कीपिंग मेनी सीरीज। ये जो सीरीज हमारी चल रही है, इसमें और भी पीपीटीज रखेंगे। इसमें एक दिन मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि 9th 10th में आपको किन एग्जाम्स की तैयारी करनी है,
कि किस तरीके से तैयारी करनी है। अगर अभी आप मैथ्स में वीक है तो आप कैसे मैथ्स इंप्रूव करनी है। जैसे मैं यहाँ का मैथ्स का डायरेक्टर भी हूँ और मैथ्स पढ़ाता भी हूँ। मेरे 10th में सिर्फ 79 मार्क्स थे 100 में से, और 12th में 97 थे। कैसे मैं 79 से 97 पे पहुंचा, दैट इज द स्टोरी ऑफ सम अदर डे, आज नहीं बता रहा। अभी आप लोगों को पूछना है कि आप क्या, जो भी आपके दिमाग में, पेरेंट्स के, बच्चों के दिमाग में जो भी आपको चैलेंजेस लगते हैं, तो आप प्लीज पूछिए। मेरे को बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, 14+ ईयर्स पढ़ाने का है। इन 14 ईयर्स में ज्यादा नहीं तो 20,000 बच्चों को पढ़ाया हुआ मैंने, और 30 सालों से मैं घर से बाहर एक फार्मर फैमिली से आता हूँ, और फिर 5 ब्रदर सिस्टर्स हैं हम, और मेरे पापा की एनुअल इनकम 2 लाख रुपए भी नहीं है। और वो सब देख के नाउ आई हैव एवरीथिंग, चाहे फाइनेंशियली कह लो या हर तरीके से। तो इस पूरी जर्नी में आई हैव लर्नड मेनी थिंग्स, गलतियां कर करके सो आई विल बी इन ए गुड पोजीशन टू आंसर योर क्वेरीज। थोड़ा सा ये आप पूछिए बच्चों जो भी पूछना है। और जैसा मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि नेवर, सबसे पहला, कोई आपको मौका छोड़ना नहीं है बातें करने का, कम्युनिकेट करने का। तो ये आपका वो फर्स्ट मौका है। आप बताइए क्या पूछना चाहते हैं, एनीथिंग। स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, बोलो बोलो, आप बोलो। आपने हाथ मिलाया था, वो लेट आएगा है ना। आप पूछो, आपका क्या नाम है? Nalin. नदीम। N-A-L-I-N. L-I-N. नलिन, ओके। नलिन तुम पूछो। अच्छा, आपके नाम में क्या खास बात है? सर इसमें सर इसका मतलब होता है सर लोटस सर, ये नॉलेज का सिंबल होता है। गुड गुड। आप बताइए क्या क्वेश्चन पूछना है? कुछ आपके दिमाग में कोई भी बात जो आप 8th क्लास में स्ट्रगल कर रहे हो किसी चीज पर, कोई ऐसी बुरी आदत जो छोड़ना चाहते हो, कोई अच्छी आदत जो अपनाना चाहते हो, मम्मी से परेशान हो, ये भी पूछ सकते हो। पेरेंट्स के लिए भी मैं आपको एक बात बताऊं, बच्चों को, मैं जब छोटा था तो हमारे घर में क्या है कि बाहर की कोई चीज नहीं आती थी। जैसे मैगी मूगी मैंने कभी घर पे खाई नहीं थी। हमारे घर में ना 15-20 गाय भैंसे थी, तो हम लोग दूध दही घी ये सब, हमारे घर में कभी तेल यूज नहीं होता था सब्जी बनाने में, सिर्फ घी यूज होता था। और मैं दिन में 2 लीटर दूध पीता था। तो हमारे घर में रोज एक ना पूरा मटका भर के रोज मतलब दही को भिगोया जाता था और बहुत सारा मक्खन बनता था। तो उसको क्या करती थी मेरी मम्मी, उस मक्खन को फ्रिज के कंपार्टमेंट में रख देती थी, वो पूरा एकदम मतलब फ्रीज हो जाता था। फिर मैं उसको रोटी के साथ खाता था, क्योंकि हमारे डबल रोटी स्लैश ब्रेड भी नहीं आती थी, तो हम रोटियां ही खाते थे मेनली। तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगता था, ठंडा वो बटर और साथ में रोटी के। तो क्योंकि मैं हॉस्टल से आता था तो मेरी बड़ी केयर करी जाती थी, क्योंकि 2-2.5 महीने का मेहमान है। तो जब भी आता था तो सभी बहन भाई मम्मी पापा सब चाहते थे कि ये खुश रहे, और पढ़ाई में इंटेलिजेंट था, तो एवरीबॉडी वाज प्राउड ऑफ मी आल्सो कि यार ये तो हमारे घर का स्टार है। तो काइंड ऑफ ऐसा था कि मेरे को, मैं टीवी के सामने हूं तो मेरे को टीवी के सामने ही सारा कुछ मिल जाता था। ये फैसिलिटी मेरे बाकी बहन भाइयों के साथ नहीं थी, ये मेरे को ही मिली हुई थी। तो एक बार क्या हुआ कि मैंने मम्मी को बोला कि मेरे को बटर और रोटी दे दो। तो उन्होंने क्या किया कि मैंने एक पर्टिकुलर फॉर्म में बटर मांगा था कि वो फ्रीज होना चाहिए, उन्होंने ऐसे दे दिया, और मैं गुस्सा आ गया, मैंने ऐसे बटर फेंक दी कि मैं नहीं खाता। तो वही बात मुझे स्पेसिफिकली याद है। तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरी मम्मी दोबारा आई, बटर को उठाया, मुझे कुछ नहीं बोली, चली गई। और ना वो रोई ना वो उन्होंने कुछ किया, ना मुझसे उन्होंने कोई बात की, ना मुझे बोला कि तूने क्यों फेंका। बट उनको बहुत बुरा लगा। उस दिन के बाद मैंने कभी मेरी मम्मी से जबान नहीं लगाई। मतलब मेरा पूरा मन ही चेंज हो गया। मैंने कहा कि मुझे ऐसे लगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, हालांकि उन्होंने मुझे डांटा भी नहीं। तो इस बात से मैं ये बताना चाहता हूँ कि बच्चों को कई बार ये लगता है कि व्हेन द थिंग्स आर नॉट गोइंग योर वे, या पेरेंट्स आपको मना कर रहे हैं, तो दे आर नॉट लिसनिंग टू यू, वो आपके बारे में सोच नहीं रहे हैं, वो पुराने ख्यालात के हैं, आप उनको कुछ पता नहीं है। बट ऐसा नहीं है। अभी भी बच्चे हुए जी, 2 साल के भी नहीं हुए दोनों मिला के, और आई नो कि वो बड़े होंगे तो वो क्या सोचेंगे मेरे लिए। बट मुझे ऐसा लगेगा कि यार हम सब जानते हैं, पर तेरे को खुश रखने के लिए हम तेरी बात सुन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो तू कह रहा है वो हमेशा करेक्ट है। तो आप लोगों को ये सोचना है कि पेरेंट्स की पूरी इज्जत करो, उनको सुनो, उनके लिए कुछ बन के दिखाओ, ये बहुत जरूरी है। ये मत सोचो कि सब कुछ वही दे देंगे, हम तो पता नहीं
मतलब ऊपर से इसीलिए आए कि हमारी शादी चले। तो मेरे साथ ऐसा हुआ था एक बार, और जब मेरी मम्मी का मैंने वो मुंह देखा तो मुझे बड़ा फील हुआ। उसके बाद मैंने कभी भी ऐसी हरकत नहीं करी। आप लोग भी अगर इससे कुछ सीख सकते हो तो जरूर सीखें। आप कुछ कह रहे थे ना, आपने हाथ रेस किया था। नहीं तो कहोगे, कोई तो कहेगा, वरना मैं बोलता रहूंगा। हाँ जी मैम प्लीज। अच्छा सर, मेरा बच्चा जो है वो ही वांट्स टू बिकम अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट। जी जी। तो उसके लिए हमें ये है कि आगे क्या प्रोस्पेक्ट। बच्चा बताएगा सबसे पहले कि आप व्हेन यू से फूड टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दैट? How the food is made and the quality of the food. ओके। सो सबसे पहले मैम, अगर इंडिया में क्या है ना कि कुछ भी बनना है, अगर आपको किसी भी तरीके की उसमें साइंस लग रही है तो 11th-12th में तो साइंस ही पढ़नी पड़ती है ना। और आजकल उन्होंने क्या कर दिया कि हर चीज की इंजीनियरिंग बना दी। मतलब अगर आपको फूड की भी करनी है तो फूड के रिलेटेड भी इंजीनियरिंग ही है। अगर करनाल में जैसे डेयरी इंस्टीट्यूट है, वो भी बीटेक ही देता है। अच्छा जी, चलिए अच्छी बात है। वो भी आपके पास बीटेक डिग्री है, बी डिग्री है? हाँ जी, तो वो भी बीटेक देते हैं सारे। मतलब आजकल हर चीज में इंजीनियरिंग ही लगती है। तो व्हाटएवर यू वांट टू डू दैट गोस थ्रू some or the other way, आप उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सकते हैं, फूड वाले में स्पेशली। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी 4 साल देयर इज नथिंग मच टू वरी। आप 9th-10th करें आराम से, उसके बाद नॉर्मल जो साइंस नॉन मेडिकल लेके पढ़ाई करें। मीनवाइल पैरेलली उसके बारे में और जानकारी लेते रहें। अगर अपना कोई यूट्यूब वगैरह चैनल बना सकते हो जिसमें तुम अभी से लोगों को बताना शुरू कर सकते हो, वो बना लो, क्योंकि वो बड़ा काम का होता है। क्योंकि उसमें लगता कुछ भी नहीं है, हम वेस्ट करते हैं वो टाइम में, आपका कुछ एक पैरेलल सोर्स ऑफ मोटिवेशन बना रहता है उसमें। तो अभी तो मैम यही करना है और कुछ नहीं करना। बाकी आज हम आप लोगों को एक 500 पेजेस की बुक देंगे, उसके अंदर 20 से ज्यादा स्ट्रीम्स हैं। आप बच्चों को जिस भी स्ट्रीम के बारे में पढ़ना है उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। उसमें ये लिखा हुआ है कि इसके कौन से कॉलेजेस हैं, उसमें ये लिखा हुआ है कि इसमें कौन कौन सी डिग्रियां होती हैं, कैसे उसमें जाया जाता है। कोई भी फील्ड हो उसमें सब कुछ है, एयरफोर्स से लेके आईआईटी तक एवरीथिंग इज देयर। तो वहां पे डेफिनेटली उसमें आपको ये चीज मिल जाएगी। और दूसरी चीज ये है कि एक आप इस चीज का भी देखिए बेटा कि वर्ल्ड में सबसे अच्छी पढ़ाई उसकी कहाँ होती है। डू नॉट रेस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू इंडिया। अब ये देखो कि और कहाँ कहाँ पढ़ाई होती है, और वो पढ़ाई करने के लिए मुझे क्या चाहिए। क्या सिर्फ पैसे से वो पढ़ाई हो जाती है, या पैसे के साथ साथ किसी एग्जाम को निकालना पड़ता है, या अपनी कुछ मतलब एक प्रोफाइल बनानी पड़ती है। जैसे यूएस के कॉलेजेस में जाने के लिए आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग होनी चाहिए, कनाडा में सिर्फ पैसे से हो जाता है। तो डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे वो पढ़ाई है, उसके हिसाब से आप जाएं। दूध वगैरह की जैसे न्यूजीलैंड में पढ़ाई अच्छी होती है, मैंने सुना है। बाकी मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं है इस चीज का, बट होती है। तो वो आप गूगल वगैरह पे देख सकते हैं। आप धीरे धीरे करेंगे तो बढ़िया। फूड सर एक ऐसा सेक्टर है जिसकी इंडिया में भी पूरी वैल्यू है, ऐसा नहीं है। मतलब हम अगर नहीं भी बाहर बेचना चाहते तो भी यहाँ पर भी वैल्यू है, लेकिन आगे प्रोस्पेक्ट क्या, सैलरी स्ट्रक्चर क्या क्या आएगा, ऐसा कुछ जो है वो अच्छे हैं। क्योंकि हमें काफी लोगों ने बताया कि यहाँ पर इंडिया में इतना नहीं है, इसे तो मिल जाता है। मैम देखो, पैसे का सिस्टम ऐसा चल रहा है पिछले 10 सालों से ना कि कंप्यूटर इंजीनियर्स को ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, बाकी सारे इंजीनियर्स बस देख रहे हैं ये एआई है। हाँ, तो पैसे के, अगर सिर्फ पैसे की बात करूं या मतलब जैसे मेरी वाइफ जो है वो कंप्यूटर इंजीनियर ही है, और आईआईटी में उनकी 83 रैंक थी, पूरे इंडिया में गर्ल्स में फर्स्ट रैंक थी। तो पहले वो यूएस में थे, फिर पटियाला शिफ्ट हो गए मेरी वजह से। अब वो यहीं से काम करते हैं, सैलरीज अच्छी हैं, आपको घर पे ही काम करना होता है। वो फैसिलिटीज बाकी इंजीनियर्स को मिलती नहीं है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि अगर हम वो देखें कि अगर हमें फ्रीडम किस में रहेगी, किस में पैसा ज्यादा मिलेगा। अभी तो ऐसा चल रहा है कि कंप्यूटर इंजीनियर्स को ही ज्यादा पैसा मिलता है। उसकी वजह भी है क्योंकि जितनी भी नई कंपनीज आ रही हैं, जैसे अगर मैं आपको बात बताऊं, पिछले 5 साल में हम सारे घरों में व्हाट्सएप का बहुत यूज होने लगा है। हम लोग स्विगी जोमेटो बहुत यूज करते हैं, अमेजोन से बहुत शॉपिंग करते हैं। इन सारी कंपनीज में हजारों हजारों कंप्यूटर इंजीनियर लगते हैं। तो वो सारे इंजीनियर्स मतलब जब पढ़ के जाते हैं तो कंपनी उनको पे भी अच्छा करती है। तो इंजीनियरिंग वाइज तो कंप्यूटर इंजीनियर्स की को पैसे ज्यादा मिलते हैं, बट मुझे लगता है कि आप बच्चों को सिर्फ पैसे नहीं देखने हैं,
आप लोगों को ये देखना है कि आप लोगों के लिए क्या अच्छा है। क्योंकि जैसे मैं जब आपकी एज में था, मैं पढ़ रहा था, तो 11th क्लास में मैंने कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट लिया था और मुझे 2 महीने में पता लग गया था कि भाई मेरे बस की बात नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो अब मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मेरी रैंक कैसे आएगी, मुझे कंप्यूटर भी मिल रहा था, बट मैंने कंप्यूटर लिया नहीं, मैंने तो सिविल लिया कि मेरे पर्सनैलिटी के हिसाब से क्या सूट करता है। अब विराट कोहली को आप बोलोगे चेस खेलना है, तो वो थोड़ी ना विराट कोहली बन पाएगा चेस में। हो सकता है बन भी जाए, बट मुश्किल है थोड़ा सा। इसलिए बच्चों को ये भी देखना है कि आपके लिए क्या अच्छा है। और इतने साल बाद में एक चीज और मुझे ऐसे लगती है कि पैसे की कोई लिमिट नहीं है। मतलब अगर आप 2 करोड़ साल का कमा रहे हो तो आपको लगेगा 5 क्यों नहीं कमा रहे, आप 5 करोड़ साल का कमा रहे हो तो आपको लगेगा 15 क्यों नहीं कमा रहे। उसका कोई एंड ही नहीं है। हाँ, सेटिस्फेक्शन जरूरी है। आप जो कर रहे हो, इफ यू आर हैप्पी इन दैट, मुझे लगता है कि दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। हैप्पीनेस शुड बी गिवन प्रायोरिटी। सैडली इन इंडिया वी आर राइट नाउ नॉट गिविंग हैप्पीनेस को इतनी प्रायोरिटी देते नहीं है मोस्टली। हम लोग प्रायोरिटी इसमें देते हैं कि पैसे कमा ले पहले, हैप्पीनेस तो आ ही जाएगी बाद में, है ना। तो अगर ऐसा हो कि बैलेंस हो दोनों में, तो वो बैलेंस बच्चे कंप्यूटर साइंस में ढूंढ लेते हैं कई बार। बट एक चीज और मैं कहूंगा जो थोड़ा सा हो सकता है आपको अच्छा ना लगे, बेटा, अभी आप 8th में हो, 8 से लेके जब आप कॉलेज के क्रॉस करोगे ना, आपके कम से कम 4 या 5 एम बदलेंगे। तो हो सकता है कि 2 साल बाद आप कहोगे कि मैं पहले तो फूड टेक्नोलॉजिस्ट बनना चाहता था, लेकिन अब मैं कुछ और बनना चाहता हूँ। आपकी एज में मैं आर्मी में जाना चाहता था, 11th क्लास में मैं आईआईटी जाना चाहता था, आईआईटी में पहुंच के मैं एमबीए करना चाहता था, आईआईटी से निकलने के बाद मैं यहाँ तो कभी आना ही नहीं चाहता, मतलब मैं कुछ और ही करना चाह रहा था। यहाँ आने के बाद मैंने यहाँ एक आईएएस का इंस्टीट्यूट है, हमारे सर पढ़ाते हैं उधर, मतलब उनके पास भी लगा कि आईएएस बन जाता हूँ, नहीं बन पाया, मैंने एग्जाम ही नहीं दिया कभी। तो बहुत सारे एम चेंज होते हैं। तो अभी अच्छा है, इफ यू हैव थॉट ऑफ दैट, नो प्रॉब्लम इन दैट, आप उसमें करते रहो। मोस्टली मैम उसमें अलग अलग फूड से रिलेटेड कंपनीज में काम होता है, या फिर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हो। 2 तरीके के काम है। फूड की किसी कंपनी में भी आप काम करोगे, जैसे पेप्सी को होगी या इन तरह की कंपनी में काम होता है, ठीक, अच्छी सैलरीज होती हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि जो कंप्यूटर इंजीनियर्स को मिलती है, बट सैलरीज आर गुड नाउ इंडिया में, और अगले 20 सालों में बहुत सुपर पावर बनेगी इंडिया। इन बच्चों के लिए तो मतलब अपॉर्चुनिटीज बहुत होंगी अगर ये सही टाइम पे मेहनत करने लगे। क्योंकि सुपर पावर बनने में एक और प्रॉब्लम होती है कि अगर आपने मेहनत नहीं करी तो आप पीछे रह जाओगे, अपॉर्चुनिटीज कोई और ले जाएगा। बट आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, हम जो बुक देंगे शायद आपको उसमें हेल्प मिले। और क्वेश्चन इसके अलावा? जी जी सर। अगले साल का अगर हम आरएमओ या आईयूपीएम का टारगेट लेके चलें तो कितना टाइम और कहां से कैसे करेंगे? चलिए, बहुत अच्छी बात है, बैठिए। सबसे पहले आरएमओ या आईएनएमओ का आपको टारगेट तभी लेके चलना है जब आप जेन्युइनली मैथ्स आपको पसंद है। ये पहला उसके लिए बेसिक इंग्रेडिएंट है। अगर आपकी मैथ्स अच्छी नहीं है तो ये फालतू का एग्जाम है। लेकिन अगर आपको 12 घंटे भी मैथ्स करो, आपको बोरियत नहीं होती, तो शायद आप उसके लिए ठीक हो। ये पहली चीज। दूसरी चीज है कि टाइम उतना ही मिलेगा जितना सबको मिलता है, आपको टाइम निकालना पड़ेगा। और आप अगले साल मत करो, अभी से स्टार्ट कर दो थोड़ा थोड़ा, है ना। तीसरी चीज ये है कि कहाँ से करें। तो थैंकफुली आईयूपीएम के बारे में हमें भी नॉलेज है, हम लोग भी तैयारी करा थे, इस बार भी हमारे 7-8 बच्चों ने क्लियर किया था। तो आप हमसे गाइडेंस ले सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कैसे कैसे पढ़ना है। और हम उसका बैच भी चलाते हैं, और कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते उसके। तो उस बैच में बच्चों को पढ़ाते हैं, जो सीरियसली पढ़ने वाले होते हैं वो निकाल भी जाते हैं। और एक अच्छी बात है कि आपके पास टाइम है, आप अभी 8th में हो, यू कैन डू रियली वेल। तो वो आप मैम से कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैम पीछे खड़े विपासना मैम, शी विल गाइड, डोंट वरी, ठीक है। और इसके अलावा बताइए, गर्ल्स में से भी कोई पूछिए। एक बेटी ने तो पूछा था, आप बाकी लोग भी पूछो, एनीथिंग। बच्चों को स्कूल के बाद थोड़ा स्टडी टाइम और स्क्रीन टाइम का थोड़ा बता दें कैसे मैनेज करें। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। इसमें 2 चीजें हैं, जैसे कि एज ए पेरेंट आप गिव एंड टेक वाली पॉलिसी करिए। जैसे कि आप ये देंगे तो आपको ये मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं आपका बेटा हूँ और मैं कहता हूँ कि मुझे 1 घंटा रोज कपिल शर्मा देखना है, मैं खाना खाते खाते कपिल शर्मा देखना चाहता हूँ रोज 1 घंटा,
तो आप ऐसा कुछ रूल बना सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे तुम पहली बात तो खाना खाते खाते मत देखो, खाना अलग खाओ, कपिल शर्मा अलग देखो, चाहे 1.5 घंटा लगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा, आपको सर ये शर्त रखनी चाहिए बच्चे के साथ कि उससे पहले मुझे इतने घंटे क्वालिटी पढ़ाई देके दिखाओ। 1 घंटे कपिल शर्मा के लिए एटलीस्ट 1.5 घंटे की पढ़ाई आप करके दिखाओगे, तो जब वो हो जाएगी तब देखो, नहीं होगी तो बस आपका पनिशमेंट नहीं देगा, जब तक नहीं होगी तब तक नहीं देगा। इसी तरीके से एक स्टूडेंट है मेरी अभी 11th क्लास में, उसने मुझे ये सिस्टम किया हुआ है कि वो मेरे को रोजाना अपने मोबाइल का एक स्नैपशॉट भेजती है स्क्रीन टाइम वाले, तो उसको करके जब उसने स्टार्ट किया था तो उसका स्क्रीन टाइम 3 घंटे के ऊपर था, अभी उसका 53 मिनट है उसका स्क्रीन टाइम। तो अगर आप मेजर करना शुरू करेंगे उससे बहुत फायदा होगा। हम लोगों की एक और प्रॉब्लम होती है, मेजर नहीं करते। जैसे मान लीजिए आप अगर मोटे हैं फॉर एग्जांपल, कोई और उसको पतला होना है, उस टाइम पे हम डाइट मेजर करना शुरू करते हैं, जैसे पतले होते हैं वो डाइट वेट सब साइड में जाती है, फिर वापस मोटा होना शुरू करते हैं। आप मेजर करना शुरू करिए बच्चे का, जो भी टाइम है ना स्क्रीन टाइम, आप 10 दिन तक नोट करिए कि देखो इतना इतना किया, 11वें दिन बच्चा अपने आप ही कम कर देगा। तो मेजर करना पड़ेगा, आप मेजर करना शुरू करो। ये हम लोग ना 11th 12th में भी अपना रहे हैं और मुझे बहुत फायदा मिल रहा है इसका। बच्चे मतलब मैं आपको यहीं पे दिखाता हूँ एक चीज, जैसे एक नव्या करके एक स्टूडेंट है हमारी, उसको मैंने एक इस तरीके से एक फाइल बना के दी हुई। नव्या के साथ मैंने जो काम करना स्टार्ट किया था वो स्टार्ट किया था इन द मंथ ऑफ मई। तो हमने क्या प्लान किया था, मैंने कहा बेटा तुम दिन में, ये देखिए सर 535वीं लाइन है ये, तो वो करीब करीब 4-5 महीने से लगी हुई है। तो मैंने उनको ना एक सिंपल ऐसे एक्सेल फाइल दे दी, उसमें लिख दिया कि आप एक दिन में कितनी बार पढ़ने बैठे हो, उस स्टडी सेशन को कम से कम 1 घंटे का स्टडी सेशन है, 1.5 घंटे का, उसमें आपको क्या प्रैक्टिस करनी है वो पहले इसमें लिख दो, उसमें आप एग्जैक्टली क्या करोगे और फाइनली कितना परसेंट कंप्लीट हुआ जो आपने सोचा वर्सेस जो किया। ऐसे करके इसने काम शुरू किया। फिर मैं थोड़ा सा और आगे चला गया इसके साथ, मैंने कहा कि उसमें अपन ये भी कैलकुलेट करेंगे कि आपकी गलतियां कितनी हुई, आपकी स्पीड क्या चल रही। मैंने देखा कि इस बच्ची की जो एक्यूरेसी है पहले काफी कम थी, फिर इसकी एक्यूरेसी 90-92% की होने लगी, इसकी स्पीड बढ़ने लगी, इसके जो लेफ्ट करने वाले क्वेश्चन है ये छूटने लगे। ये पूरे दिन में सिर्फ इस पे 5 मिनट लगाती है इस फाइल को भरने में, बाकी टाइम अपने कॉपी में लिख लेती है, जब रात को सोने से पहले इसको करती है। मैंने सिर्फ इसको ये बोला कि बेटा तेरे को डेली करना है, मतलब तेरे को बीच में छूटना नहीं है। जैसे यहाँ 30 तारीख के बाद 5 तारीख है, 3 दिन के लिए जो स्टूडेंट है ये एक ट्रिप पे गई हुई थी इसलिए नहीं लिखा हुआ, इस ट्रिप में इस बच्ची का एक्सीडेंट भी हो गया, तो भी आप देख लो 5 तारीख से पढ़ना स्टार्ट कर दिया और शी इज डूइंग वेरी वेल। नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली अभी 11th में आईआईटी जाएगी। फिर मैंने एक चीज और करी कि आपको ये ट्रैक करना है कि आपके जो मॉड्यूल है जो हम उनको बुकलेट्स देते हैं उनका काम कैसा है, क्या आपने अपने नोट्स कंप्लीट कर लिए, क्या आपने उसके शॉर्ट नोट्स बना लिए, क्या आपने एक्सरसाइज 0 कर ली, इसमें कुछ पेंडिंग तो नहीं है। अब जैसे नेक्स्ट ईयर हमें रिवाइज करना होगा तो हम इसमें से फटाफट देख सकते हैं कि हमने क्या काम कब किया। एक चीज हमने उसके साथ स्टार्ट करी कि टेस्ट में अपने कौन कौन से तुम्हारे क्वेश्चन गलत हुए, उनमें क्या मिस्टेक हुई, इन मिस्टेक्स को इंप्रूव करने के लिए आप क्या स्टेप्स ले रहे हो, ये सब हमने उसके साथ काम शुरू किया और शी इज डूइंग वेरी वेल। तो आप मेजर करना शुरू कर सकते हो, आप सिंपल एक एक्सेल में बना लो कि बेटा आज तुमने कितने घंटे पढ़े, बस इसमें डाल दो। तो अगर आप 10-15 दिन तक बच्चा डालना शुरू करेगा तो उसकी हैबिट बन जाएगी। इस फाइल को अच्छा रखने के लिए बच्चा मेहनत करेगा। अभी जैसे मैं ये सेम काम 10-12 बच्चों के साथ कर रहा हूँ और वो सब बच्चों को मतलब जिनके साथ तो मैं पर्सनली कर रहा हूँ उन सबको काफी फायदा हो रहा है। एवरी सिंगल पर्सन इज मोटिवेटेड, हैप्पी एंड डूइंग फाइन। ये काम मतलब आप कर सकते हैं, मेजर करना शुरू कर सकते हैं। एंड जब बच्चा लगातार मान लो स्ट्रीक बनाता है 6 दिन की 7 दिन की सक्सेसफुल, आप उसको ट्रीट करिए, क्या दिक्कत है। लेट्स से इफ शी लाइक्स टू गो टू सम, मान लो इनको मैकडी का बर्गर खाना है तो आप मैकडी का बर्गर मंगा के दो, अगर 7 दिन तक उनकी स्ट्रीक चलती है तो इससे बच्चा मोटिवेटेड रहता है जी काफी। ऐसा आप कुछ कर सकते हो आप। और अच्छा क्वेश्चन है सर आपका और बहुत ज्यादा जेन्युइन क्वेश्चन भी है, रीजन भी एवरी सिंगल स्टूडेंट इज फेसिंग दीस प्रॉब्लम्स, एवरी सिंगल।
नेक्स्ट क्वेश्चन जी। जी मैम। जैसे सर ये आरएमओ एंड सब्जेक्ट्स एग्जाम होते हैं, उनके क्या बेनिफिट्स हैं बच्चों को? ये मतलब प्लस टू के बाद हेल्प होती है कुछ? नहीं मैम, अगर मैं डायरेक्ट बेनिफिट बोलूं क्या? कि कुछ हेल्प होती है, तो डायरेक्ट बेनिफिट, डायरेक्ट हेल्प तो उनकी होती है कि जो बच्चे उसमें इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचते हैं। दो तरीके के एग्जाम है मैम, एक तो एसओएफ कराता है, उनका कोई बेनिफिट नहीं है, वो तो ऐसे ही फर्जी एग्जाम है, वो दो ना दो एक ही बात है उसमें। एक होता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करवाता है, वो एग्जाम उसका पहला लेवल होता है IU12 और वो क्लास 8th 9th 10th 11th का सेम पेपर आता है और उसकी कट ऑफ बहुत कम जाती है। अभी 100 नंबर में से इस बार कट ऑफ शायद उसकी 15-16 ऐसी कुछ गई, काफी कम, मतलब काफी मुश्किल पेपर आता है। 8th के बच्चे तो खैर कर ही नहीं सकते, जो मम्मी के पेट से सीख के आए वही कर सकते हैं, आप ये मान के चलो, पढ़ा के तो आप सीख कर ही नहीं सकते। 9th 10th में फिर भी बच्चा थोड़ा थोड़ा कर सकता है। उसमें मैम सबसे ज्यादा बेनिफिट ये होता है कि जो उन एग्जाम्स का टाइप है, वो टाइप बच्चे को सोचने वाला बच्चा बना देता है। जैसे आरएमओ के पेपर में 3 घंटे में सिर्फ 7 क्वेश्चन आते हैं, अभी ये बच्चे प्रैक्टिस करते हैं 3 घंटे में 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन वाली, फास्ट करने वाले। इनका सोचना समझना खत्म हो चुका है, ये फास्ट करने वाले बच्चे बने। जब आपको 7 क्वेश्चन करने होते हैं जो डिफिकल्ट होते हैं, जब आप उसमें सोचते हो तो आप हर एंगल से सोचते हो, जब आप उसकी तैयारी करते हो तो आप हर एंगल से सोचते हो, तो उसकी तैयारी में इनडायरेक्ट बेनिफिट्स हैं। इट्स लाइक कि आप रोजाना 5 किलोमीटर रनिंग करो और कोई आपसे पूछे कि मैम आप रोज 5 किलोमीटर रनिंग करती हो, क्या आप ओलंपिक्स में जाना चाहती हो? आप बोलोगे जी ओलंपिक्स तो कहाँ से होगा मेरे से, बट मेरे इनडायरेक्ट फायदे हैं, मेरा ब्लड शुगर कंट्रोल में है, मैं बिल्कुल ओबीज नहीं हूँ, मेरे घुटनों में दर्द नहीं होता, मैं आराम से उठ जाता हूँ। ये वाले जो फायदे हैं, जो लॉन्ग टर्म फायदे हैं, ये सबसे बड़े फायदे हैं। अगर कोई बहुत बच्चा जीनियस है जिसकी मैथ्स अलग लेवल की, उसको ये फायदा मिलता है कि अगर आप इंटरनेशनल लेवल तक चले जाते हो तो वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो डायरेक्ट एडमिशन दे देते हैं, पर वो तो सिर्फ इंडिया से 3-4 ही होते हैं, तो इनडायरेक्ट फायदे ज्यादा है। और एक फायदा ये है कि बच्चा, मतलब वैसे मैं इस बात को मानता हूँ, हो सकता आप ना मानते हो, अभी थोड़ा सा स्कूलों में जो पढ़ाई का लेवल है वो कम हो गया है, इजी कर दिया काम इनके। हम आप लोग जब पढ़ते थे तब डिफिकल्ट होता था, अब ऐसा सिस्टम हो गया है कि बस बच्चे को किसी तरीके से बना दो, पढ़ा दो, पढ़ाई का कट डाउन कर दिए, टॉपिक्स कम हो गए और सिस्टम ऐसे आ गया कि काइंड ऑफ बच्चा रट के भी नंबर ले आता है, एक्टिविटी बेस्ड हो गया जी। तो उस चक्कर में क्या है कि बच्चे असली में, मतलब उनको कितना आता है वो जज नहीं हो पाता टेस्टों से, ये एग्जाम उसमें फायदा करता है, यही मेन फायदा है। तो अगर आपको ये फायदा लगता है तो बच्चे को करना चाहिए, प्लस उसे करना चाहिए जिसका जेन्युइन इंटरेस्ट हो, ऐसे नहीं करना चाहिए मॉनेबी टाइप मत करो कि चलो सब कर रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं, वरना वो बच्चा कर नहीं पाएगा, क्योंकि ये काफी हार्ड होता है। अगर मैं होता बच्चे के लिए मैं नहीं करता जी, चाहे मैं क्लास का टॉपर था, क्योंकि मेरे से ऐसी मैथ्स होती नहीं थी उस टाइम पे, तो ये चीज है। हाँ जी सर प्लीज। सर जैसे अभी आपने इंटरेस्ट की बात करी, तो मतलब मैथ और साइंस एक वो ऐसे सब्जेक्ट है जिससे बच्चे बहुत भागते हैं, और 8th क्लास से ऑनवर्ड्स 9th 10th 11th 12th ये दो सब्जेक्ट ही बच्चे का मतलब मेन डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर आगे क्या होगा। जी सर। तो इसमें मतलब क्या कैसे बच्चा इंटरेस्ट बनाए, क्योंकि मोस्टली बच्चों का इंटरेस्ट नहीं होता मैथ और साइंस में। सर मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि बच्चे का इंटरेस्ट इसलिए नहीं होता कि बच्चे के पास कोई एम नहीं। आप बच्चे से ये पूछो कि तेरे को बनना क्या है, वो ऐसे फालतू जवाब देगा कि आप कहोगे यार क्यों काम की बात कर, मतलब ऐसे बोल देगा जी मेरे को तो 100 करोड़ कमाने हैं, मेरे को फेरारी चाहिए, ये चाहिए, फालतू की बातें करवा लो जितनी मर्जी, काम की बात नहीं करेगा कि अच्छा फेरारी चाहिए, आएगी कैसे फेरारी, पटियाला में कितने लोगों के पास फेरारी है तो बता देगा। वो जब आप ये पूछोगे वो कहेगा कि ये तो मुझे नहीं पता कि बस चाहिए फेरारी, टेस्ला चाहिए, ये सब फालतू की बातें करेंगे बच्चे। काम की बात सबसे पहले उन्हें ये पता चला कि वहां पहुंचना है तो भैया उसके लिए स्टेप्स क्या लोगे, कैसे जाओगे तुम, पैसे कमाने अच्छी बात है, कैसे कमाओगे, कौन सी जॉब करोगे, वो जॉब कैसे मिलेगी तुम्हें। जब वो सोचने में मजबूर होगा तो उसको किसी दिन फील होगा कि नहीं यार पढ़ना तो पड़ेगा। और मैं सर मैं बताता हूँ, भागने का बात होता है ना, एक अच्छे बच्चे और एक एवरेज बच्चे में फर्क पता है सिर्फ इतना सा होता है कि जो एवरेज बच्चा है ना उसका आज पढ़ने का मन नहीं है, जिस दिन उसका मन हो गया वो अच्छा बन जाता है। जो अच्छा बच्चा है उसका पढ़ने का मन है, उससे डिस्ट्रैक्शन नहीं है। एवरेज बच्चे में डिस्ट्रैक्शन है, बहाने हैं, पढ़ने का मन नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है। जिस दिन वो ठीक होता है, जैसे हम खुद ही होते हैं ना, आप मान लीजिए मैं मोटा हो रखा हूँ, मैंने जिम ज्वाइन किया है, जिम ज्वाइन करूंगा 2 महीने में ठीक हो जाऊंगा, पहले क्यों नहीं हो रहा था फिर, क्योंकि तब मेरा मन नहीं था। वही बात है जी। तो सबसे पहले हमें ये
उसे समझाना है कि भाई अगर नहीं करोगे तो व्हाट आर द ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है कि तुम जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ वो कर लेगा, वो कहेगा नहीं आप वाला बिजनेस तो करना नहीं है, तो फिर तेरे को करना क्या है, मेरे को वहां जाना है, तो वहां जाने के लिए अभी से शुरू करो, पहला बेबी स्टेप लो कि अगर वहां जाना है, तुम्हारे सीनियर गए थे तो वो ये करते थे, उसके लिए करना पड़ेगा। इस तरीके से उनका किसी तरीके से अगर एम भरेंगे उनके दिमाग में, जो मैंने कोशिश की प्रेजेंटेशन में एम भरने की, तो इंटरेस्ट बनेगा जी। और भी नहीं बन रहा, आप में से आप या मैम, बच्चे की मम्मी, उसको साथ में लेके उसको बताओ कि यार ये करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा करके करो, धीरे धीरे वो करने लग जाएगा। एंड ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं तो ज्यादातर बच्चों को मैथ साइंस वैसे आसान लगता है बाकी दूसरे सब्जेक्ट से, अगर कोई थोड़ा भी डिसिप्लिन है, इतने मुश्किल होते नहीं है। और 8th क्लास में तो बिल्कुल ही इनको तो ये समझना चाहिए कि हमारे लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं, क्योंकि 8th का तो जो लेवल है कुछ भी नहीं है सर, वो प्रैक्टिकली वेरी इजी। तो अभी तो हमें उनको डिसिप्लिन करना है। वो भाग इसलिए रहा है क्योंकि अभी वो थोड़ा मतलब शायद उधर अलाइंड नहीं है, अलग तो लेते हैं, मतलब ये बात है। बस वो मतलब मन से नहीं करते, मन से नहीं करते तो रिजल्ट नहीं आता जो वो ला सकते हैं। हम सबको ये लगता है कि हमारा बच्चा ब्रिलियंट बहुत है लेकिन टाइम नहीं लगाता है। आप ये बोलो कि टाइम ज्यादा लगाता है ब्रिलियंट नहीं है तो वो ज्यादा सक्सेसफुल है, ये बहुत जरूरी है। टाइम लगाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो आपको कोई और नहीं सिखाएगा, बच्चे को खुद करना है। ब्रिलियंस थी तो चलो एक अलग चीज है। मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा डिसिप्लिन वाले माहौल में उसे रखो, और घर पे एक ऐसा फिक्स टाइम बना लीजिए। जैसे सैनिक स्कूल में हमारे साथ क्या था कि शाम को 6:15 से लेके 7:45 तक और 9 बजे से लेके 10:15 तक हमें रोज पढ़ना पड़ता था। उस टाइम पे हमारे पूरा हॉस्टल ऐसे क्लास में बैठ के पढ़ता था। आप घर में ये माहौल बना लीजिए कि रात को डिनर से पहले 1 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। अगर कोई मेरा भाई भी आएगा, मतलब उसका चाचा जी आए, ताऊ आए, कोई आए, आपको डिस्टर्ब नहीं होगा, और रात को इतनी देर पढ़ के फिर तेरे को कुछ मिलेगा। अगर थोड़ा सा डिसिप्लिन आएगा तो उस टाइम में वो पढ़ने लगेगा तो सब्जेक्ट अच्छा लगेगा। एक बात मैं और कहता हूँ सर इसमें, कि जैसे फिल्मों में हम दिखाते हैं कि एक हीरोइन होता है, एक हीरो होता है, पहले वो पहली बार मिलते हैं तो जनरली वो लड़ाई करते हैं, फिर वो 2 बार मिलते हैं, लड़ाई कम होती है, फिर कोई बात हीरो को हीरोइन की पसंद आती है, उल्टा पसंद आता है, वो टाइम स्पेंड करते हैं, फिर वो एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं, फाइनली शादी होती है। ये सारे सब्जेक्ट ऐसे ही हैं। अभी आपका बच्चा पहली फेज में है तो सब्जेक्ट के साथ लड़ाई करने वाली है, अभी उसको उसके टाइम स्पेंड करेगा तो वो अच्छा लगने लगता है। तो थोड़ा सा वो एनहांस करिए कि इसको बिठा के करवाना शुरू करें तो होने लग जाएगा। आप उसके फ्रेंड्स की हेल्प ले सकते हो, आप कभी उसके कोई भी जो दोस्त है उनको घर पे बुला लो कि हम सब खाना पीना कर देंगे, तुम बैठ के आज पढ़ो मस्ती से 2 घंटे पढ़ो। अलग अलग टाइप के इनिशिएटिव लीजिए, आपको समझ में आया कौन सा वर्क कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा। और एक लास्ट चीज ये है कि ऐसा माहौल मत बनाइए कि तूने मेरी बात नहीं सुनी मैं तो नाराज हो गया, वो आजकल चलता नहीं है। जो अपने साथ चलता था कि पापा नाराज होते थे तो हम अपने आप पढ़ लेते, अब ऐसा होता नहीं। नाराज दूर होने से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप नाराज पूरे साल रह लो वो वैसे ही रहेंगे। तो वो जो पुरानी टैक्टिक्स है ना वो चलती नहीं है, अब थोड़े से अलग तरीके से वी हैव टू बी स्मार्टर, मेरे को ऐसा लगता है। और बताइए इसके अलावा। एक चीज मैंने नोटिस करी कि आप लोग पीछे चल रहे हो उनसे क्वेश्चनों में, तो 1-2 क्वेश्चन आप लोग भी पूछिए जी, इस तरफ से बैठे बच्चों मस्त रहा करो तुम। मैं आपको 8th क्लास का एक किस्सा सुनाता हूँ अपना। मैं एक्चुअली क्योंकि मैं 5th क्लास में हॉस्टल में चला गया था तो काफी इंडिपेंडेंट सा हो गया था, अपने आप ही साइकिल से बाजार ले जाना, सामान ले आना, सब कुछ अपने आप ही करता था। मैं अगर 12 घंटे भी घर से बाहर होता था तो मम्मी पापा कुछ नहीं पूछते थे। एक दिन क्या हुआ कि मैं शाहरुख खान का बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं शाहरुख खान की फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगती थी। तो मैं 8th क्लास में था या शायद 9 की बात है, कुछ जो होता मूवी रिलीज हुई थी, और कुछ भी होता बहुत ऐसे वो चल रही थी, क्या बोलते हैं, न्यूज में चल रही थी, बहुत अच्छी फिल्म थी। तो हमारे घर और मेरे ट्यूशन के बीच में एक थिएटर पड़ता था, और हमारे टाइम पे ना दिन में 4 शो होते थे, 12 से 3, 3 सवा 3 से सवा 6, 6:30 से 9:30 ऐसे करके। मेरा 6 बजे ट्यूशन निकला, मैं देखा शाहरुख खान की मूवी लगी। उस टाइम पे टिकटें बड़ी सस्ती थी, 6 रुपए, 7 रुपए, 8 रुपए, 10 रुपए की बालकनी आती थी, इतने रुपए घर पे जेब में होते थे। मैंने देखा, मैंने कहा कि चलो आज देख लेते हैं। तो मैंने सोचा घर पे बताए थे क्योंकि 6 बजे मैं घर पहुंच जाता हूँ, घर वाले टेंशन में आ जाएंगे कि मूवी देख के जाऊंगा तो 9:30 हो जाएंगे तब तक। तो वो मतलब टेंशन, मैंने घर पे फोन किया, हमारा फोन डेड पड़ा हुआ है।
तो पहले बच्चे आपको पता नहीं फोन भी डेड होते थे पहले, मतलब उसमें पीछे से BSNL में कुछ आता नहीं था बस, तो फोन डेड था तो मैंने घर के पास में दुकान है उसको फोन कर दिया, तो शाम के टाइम पे दुकान वाले बड़े बिजी होते हैं, वो भूल गया बताना, तो मेरे घर पे किसी ने बताया नहीं, मैं फिल्म देखने चला गया, मैंने आराम से कुछ होता देखी और मैं निकला तो मेरा कजन भाई मेरा भाई सब थिएटर के बाहर खड़े थे और वो मेरे को पकड़ के ले गए और उन्होंने बताया कि घर वाले इतने परेशान थे, तुमने बताया क्यों नहीं कि तो फिल्म देखने जाओ। मैंने बोला यार मैंने फोन किया था, दुकान वाले की गलती है, मेरी तो गलती नहीं है ऐसे वैसे। तो मैं आपको जो बात बोलना चाह रहा था कि मस्त रहो, मतलब एंजॉय अपना पूरा चलना चाहिए, ऐसे नहीं कि तुम भी फिल्म देखने चले जाओ कि वो मतलब शेरशाह या दूर मूवी लगी है सैम बहादुर हम भी जाएंगे सर ने बोला, नहीं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको जिस चीज में मजा आता है आप उसके लिए कमाओ मजे, मतलब ऐसा बनो कि पेरेंट्स कहें कि हाँ यार कर तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी काम तो अच्छे कर रहा है, तो इस तरीके से आपको अपने मजे भी करने हैं, ताकि यू शुड बी हैप्पी ऑल द टाइम और साथ साथ में अपने एम को भी अचीव करें। और इस बात से बिल्कुल मत चिंता करो कि आज आप में क्या कमियां हैं, बिकॉज अगले 15 साल में थिंग्स आर गोइंग टू चेंज। अगर आपने अपने कम्युनिकेशन और जिन बातों में मैंने बात करी वो अच्छी कर ली ना, तो नोबडी कैन स्टॉप यू। इस माइंडसेट से काम करना। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो बताइए। मेरी तरफ से प्रेजेंटेशन में इतना ही था जी। आई थिंक जो हमने आपने जो टाइम दिया पिछला 1 घंटा दिया, सवा घंटा दिया, इट वाज यूजफुल। और जो पॉइंट मैं बोलना चाहता था या जो माइंडसेट की बात मैं कर रहा था, आई वाज एबल टू डिलीवर दैट। और बस मेहनत करते जाइए, अच्छे से पढ़ाई करिए और जो भी आपको लाइफ में बनना है उसके बारे में जानिए और वहां जाने के बारे में सपने लीजिए, वो बहुत जरूरी है। आपको अगर फूड टेक्नोलॉजिस्ट बनना है तो आपको छोड़ना नहीं है इस फील्ड को, अच्छे से मेहनत करते रहे तो अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा, मजा आएगा। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन है तो बताइए प्लीज। एनीथिंग? चलिए, अगर किसी को पर्सनली कोई बात करनी है, जैसे 1 to 1 में कई बार हम कंफर्टेबल होते हैं, तो आई एम हियर ओनली, आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। और मैम कुछ आपको ऐड करना है? उपासना? सर आई होप सब कुछ समझ आ गया होगा। हमारा मेन मोटिव इस वर्कशॉप का यही था कि इन लोगों के बच्चे नहीं बोल पाते, जैसे आज भी कईयों ने बोला लेकिन मैक्सिमम ने नहीं बोला, तो इस चीज को चेंज करना चाहिए। जैसे सर ने बोला, मैं भी बहुत ज्यादा शाय होती थी, लाइक मैं सर के पास जाने से बहुत ज्यादा डरती थी, मतलब मुझे ऐसा लगता था मैं कैसे जाऊँ, कैसे बात करूँ। बट इनिशियली जैसे इंट्रैक्शन होती है तो उसी तरह आप ग्रो करते हो। इवन आई एम ऑल्सो ग्रोइंग, मेरी कोई एज ज्यादा नहीं है, राइट। सो प्लस हमारे पास यहाँ पे कुछ बच्चे हमारे भी हैं, तो यू ऑल्सो नो, ठीक है। बस जाने से पहले आई वुड लाइक कि आप लोग एक फॉर्म्स फिल कर दीजिए, दैट्स इट। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरीज है या जैसे आपको सर के साथ भी कोई भी मीटिंग शेयर करनी है, 30 मिनट्स का सेशन आप बुक कर सकते हो। एंड अगर कोई भी एडमिशन के रिलेटेड क्वेरीज हैं तो वो फ्रंट ऑफिस पे कर सकते हो। थैंक यू। इसके तो फॉर्म्स है और प्लीज फिल कर दीजिए। हो सकता है मैम कुछ लोगों को पेन ना हो, ऐसा हो मैं सकता है। करवा दूंगी। Sir, it was a nice lecture. It was a nice lecture. Thank you, sir. We need more of these lectures. Thank you. Sure, sir. एक हम लोगों ने आपके लिए बेटा एक पेज बनाया है, इसको आप अपने टेबल पे, अच्छा जो लोग टेबल पे बैठ के नहीं पढ़ते, मैं भूल गया बताना, स्टार्ट स्टडिंग, अपना डेडिकेटेड टेबल बना लीजिए। डाइनिंग टेबल, बेड और ये सब सक्सेस नहीं लेके आता जी। अगर आप डाइनिंग टेबल के फैन हैं तो वो मतलब वो तो टाइम पास है जी, बेड पे बैठ के पढ़ते हो सही नहीं। अब अपना टेबल, डेडिकेटेड टेबल रखो, चेयर रखो, चेयर सिंपल ही हो जाए बट उस पर आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। उसके सामने आप वो लगा सकते हो जो पेज हमने आपको दिया है, उसमें काफी काम की बातें लिखी हुई हैं।
पेरेंट्स के लिए भी एक बात और मैं बोलता हूँ सर, जैसे मैं काफी लोगों की बात बोलता हूँ, जैसे आजकल दिखाते हैं कि हमें सेविंग्स करनी चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस करानी चाहिए, टर्म इंश्योरेंस करानी चाहिए और फ्यूचर का ध्यान रखना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों की के लिए अगले 4 साल जो है ना, वो यही है जो आपका फ्यूचर मस्त कर देगा। तो आप इन पर टाइम लगाइए थोड़ा सा, क्योंकि अगर ये सक्सेसफुल हो गए फिर आपको कोई टेंशन ही नहीं है। जैसे मेरे पेरेंट्स हैं, मैं निकल गया, मैं बन गया, तो वो एकदम हैप्पी हैं, दे हैव अचीव, ये सब कुछ बढ़िया हो गया। और बाई चांस कोई मेरा बहन भाई जो नहीं बन पाया उसकी वजह से परेशान है, तो थोड़ा सा इनको टाइम देना है सबको। So much is very motivational session. कौन से में What's your name? मेरी भाभी है, अच्छा स्पेशली बनाया था और फिर उसका एग्जाम है। अच्छा, what else? Okay.